अच्छा भाई। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है 9618 2023 अक्टूबर नवंबर पेपर 4 वेरिएंट 1। तो इसको देखते हैं सारी चीज़ों को किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। और आई ट्राई टू एक्सप्लेन एज वेल साथ साथ सारी चीज़ों को, ताकि थोड़ा बहुत हो कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी सवाल में तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग पूरा पूरा सोल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, यू गाइस आर सपोज टू डू इट बाय योरसेल्फ। ईयरली पास पेपर्स उठाओ और खुद करो, सही है। इसलिए देखो, इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आप लोग जब तक रिलाय करना छोड़ोगे, एक तरीके से खुद से करना स्टार्ट करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम, सही है। तो इट्स चीज़ों पर डिपेंडेंट मत हो, लेकिन अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है किसी क्वेश्चन के अंदर, वो आके देख सकते हो, लेकिन पहले सॉल्व खुद करो, सही है। लेट्स स्टार्ट विद दिस पेपर नाउ। लेट मी जस्ट ओपन। अच्छा, ये फोल्डर जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइव की लिंक से, और उसमें जितनी भी फाइल्स हैं अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाओ, और वहाँ पे इसको जितनी भी फाइल्स ड्राइव के अंदर मौजूद हैं वहाँ से कॉपी करके और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो लेट मी शो यू क्या क्या चीज़ें हमारे पास। वी हैव क्यू डाटा एविडेंस डॉक्यूमेंट है हमारे पास, क्वेश्चन पेपर और मार्क्स स्कीम जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया आप लोगों के लिए। देखो, मार्क्स स्कीम जो है इसकी बहुत अजीब होती है पेपर 4 की, तो इस पर इतना ज़्यादा वो मत किया करो कि आपका आंसर मार्क्स स्कीम से मैच नहीं हो रहा है इस तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट, सही। लेट मी जस्ट ओपन द पेपर फर्स्ट। हम अपना पेपर खोल लेते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स ओपन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। अच्छा देखो, एविडेंस डॉक्यूमेंट को सेव करने का तरीका मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। आई रिपीट इट वंस मोर। वो आप लोगों को बोलता है, सबसे पहले आप लोगों ने जैसे जैसे ही एविडेंस डॉक्यूमेंट ओपन किया, यहाँ पे वो कैंडिडेट नेम, नंबर और सेंटर नंबर आपने हेडर के अंदर डालना है। वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। प्रीवियस जो 2023 के मैंने पेपर्स अटेम्प्ट किए उसमें आप चेक कर सकते हो। अब मैं इसमें टाइम ज़ाय नहीं करूँगा। हम जस्ट गोना स्टार्ट विद द पेपर नाउ। इसमें बस आपको सेव करना है जिस तरीके से उन्होंने आपको बोला हुआ है। फाइल को सेव करने के बाद आपने क्या करना है, यू आर सपोज टू सेव दिस फाइल, इस एविडेंस डॉक्यूमेंट को अपने इसी फोल्डर के अंदर सेव कर देना, सही है। या जो भी वो फोल्डर आपको बोले उसमें फोल्डर में आपने सेव करनी है इसको, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। लेट्स ओपन पाइचार्म। मैं पाइथन में करवाऊंगा इसको। गिव मी अ मिनट, मैं पाइचार्म भी ओपन कर लूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखा देता हूँ तुम लोगों को, और एविडेंस डॉक्यूमेंट में किस तरीके से सारी चीज़ें सेव होंगी वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह। पहले एविडेंस डॉक्यूमेंट सेव होगी, फिर उसी उसके बाद कोई काम होना है, ठीक है। ओके, लेट्स ओपन योर पाइचार्म। मैं एक काम करता हूँ जब तक पाइचार्म ओपन हो जाए। ओके, चलो परफेक्ट। ओके, जब आपने पाइचार्म ओपन कर लिया, ना यू आर सपोज टू मेक अ न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ओवर है। किस फोल्डर में बनाना है, इसकी जो लोकेशन है वो सेलेक्ट करनी होती है। जिस फोल्डर में आपकी फाइल मौजूद है, जिस फोल्डर में टेक्स्ट फाइल है, उसी फोल्डर में बनाना है। तो टॉप राइट पे जाके डायरेक्टली सेलेक्ट करो। डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर मौजूद है, आप लोगों का भी डेस्कटॉप पे फोल्डर होगा, उस पर जाओ और उसमें वो फोल्डर सेलेक्ट करो जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया था, विच इज़ दिस वन, 9618 Winter 41 2023। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये वाला पेपर सॉल्व करें। लेट्स जस्ट डू ओके एंड एंटर। क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स, परफेक्ट। ओके, अब जब तक ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, मैं आप लोगों को, हम ना जल्दी से स्क्रीन अपनी ना स्प्लिट कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी सारे काम होते रहे। चलो, ये तो हो गया, जल्दी हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब तक ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए मैं कुछ चीज़ें और बता दूं आप लोगों को। देखो, हर क्वेश्चन के लिए ना एक अपनी फाइल बनती है। लेट मी शो यू। जैसे अगर तुम एविडेंस डॉक्यूमेंट में जाके देखो, तो दैट्स बेसिकली क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, थ्री थ्री क्वेश्चन आर देयर। अब आपने हर एक क्वेश्चन की अपनी अपनी फाइल बनानी है। जैसे ये एक सवाल है, अब उसमें आपने क्या करना था, यू आर सपोज टू डू एक कोड है, वो कोड दिया हुआ आप लोगों को। उसके बाद वो बोला सेव योर प्रोग्राम एज क्वेश्चन 1 / November 23 मतलब November 23। ओके, इसको भी हम लोग कर लेंगे। अब ये फाइल्स किस तरीके से बनानी होती हैं जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब आपने क्या करना है, उसने सबसे जो मेन डायरेक्टरी है ना आपकी, जो सबसे टॉप फोल्डर है, उस पर क्लिक करना है आपने। उस पर क्लिक करने के बाद यू आर सपोज टू क्रिएट न्यू फाइल। राइट क्लिक किया मैंने। राइट क्लिक करके आप लोग इसको न्यू पे जाओ। न्यू पे जाने के बाद पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। किस फाइल के नाम से बनानी है, क्वेश्चन 1 and 23। तो ये जनाब, ये एक फाइल आपकी बन गई है।
सेम फोल्डर में होनी चाहिए जिस फाइल में आपकी डायरेक्टरी है। जिस डायरेक्टरी में आपकी फाइल है, उसी फोल्डर के अंदर आप लोगों के पास Question 1_N23 होना ज़रूरी है। लेट्स गेट 2 more फाइल्स। एक Question 2 की बना लेते हैं। ये आगे Question 2 की फाइल। लेट्स डू वन वंस मोर फॉर द थर्ड क्वेश्चन एज वेल, ताकि एक बेस सारी चीज़ों की तैयार हो जाए मेरे पास, और फिर मैं सिर्फ पेपर पे फोकस कर सकूँ। चलो ये काम हो गया। एविडेंस डॉक्यूमेंट को भी सेव कर लेना, मैं जल्दी से कर दूं तुम लोगों के लिए, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। योर नेम, लेट्स जस्ट पुट ताहा। कैंडिडेट नंबर, लेट्स पुट 4321। सेंटर नंबर PK417। ऐसे रैंडम डाल रहा हूँ मैं, सही है। अच्छा, ये सब आपने सेव करने के बाद लेट्स क्लोज दिस। क्लोज करने के बाद वो कह रहा है भाई आप लोगों को सेव दिस एविडेंस डॉक्यूमेंट एज एविडेंस अंडरस्कोर फॉलोड बाय सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर, जो भी चीज़ आपको वो बोले उसके मुताबिक आप लोगों ने इसको सेव करना है। सबसे पहले आएगा आप लोगों का एविडेंस लिखा हुआ आना चाहिए, फिर सेंटर नंबर, फिर कैंडिडेट नंबर। ओके, लेट्स जस्ट सेव दिस। सेव एज, ब्राउज। अब हम चलते हैं अपने 9618 Winter 41 2023 के फोल्डर में ही करना है आप लोगों ने एविडेंस। जो कैंडिडेट नंबर बोलता है तो कैंडिडेट नंबर, मैं भी ऐसे ही सेंटर नंबर पहले कर देता हूँ, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। और फिर आपका 4321, जिस तरीके से भी वो बोले आप लोगों को उसको आपने सेव करना है। अच्छा, इसको आपने सेव कर लिया। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पेपर। ये आ गया आपका क्वेश्चन पेपर, इसको आप ओपन कर लो, आप लोगों को पेपर पे भी मिल जाएंगे। लेट मी स्प्लिट द स्क्रीन, गिव मी अ मिनट प्लीज। चलो परफेक्ट, अब स्क्रीन हम लोगों ने स्प्लिट कर दी ताकि थोड़ा तेज तेज काम करें। Question 1 पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और चेक कर लिया करो, दैट इज़ डायरेक्टरी आपकी सेम होना ज़रूरी है। बिल्कुल सेम फोल्डर के अंदर आपके पास फाइल मौजूद हो जो भी आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, Question 1 जो है आप लोगों का, इट्स रिकर्जन रिलेटेड। रिकर्जन जो है ना, इट्स इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। स्टैकिंग और अनस्टैकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। तो अगर इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इसके कुछ पैटर्न्स हैं जो कि आप लोग फिगर आउट कर सकते हो। अगर वो पैटर्न्स फिगर आउट कर लिए तो आप लोगों के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं वो कंपैरेटिवली एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, और वो आपने करने होते हैं। तो इट्स यूजुअली इजी। अगर आपने 2-3 भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए ना, खास तौर पे लाइक अभी जो 2 पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट अक्टूबर नवंबर के पेपर्स में आए हैं 2023, तो अगर आप वो सिर्फ दो दो क्वेश्चन ये थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर ले तो रिकर्जन की, और बेसिक वाइंडिंग और अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, तो कोई भी आप लोगों को रिकर्जन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही है। चलो अब जरा यहाँ पे फोकस करते हैं। Question 1 के अंदर वो आप लोगों से क्या कह रहा है। द आइटरेटिव pseudocode algorithm for function iterative vowels takes a string as a parameter and counts the number of lower case vowels in this string। उसमें lower case vowels को वो बेसिकली कैलकुलेट कर रहा है कि how many lower case vowels are there। सही है। And count the number of lowercase vowels in the string। The vowels are the letters A E I O U। ठीक है, उन्होंने एक आप लोगों को सूडो कोड भी दे दिया। अच्छा, द सूडो कोड फंक्शन मिड। अच्छा, मिड का फंक्शन हम लोगों के पास नहीं होता पाइथन में। वी हैव लेन का फंक्शन बिल्कुल है हमारे पास, हम उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने पार्ट 1 में आपसे कहा है राइट प्रोग्राम कोड फॉर द फंक्शन आइटरेटिव वॉवल्स। आइटरेटिव वॉवल्स की, देखो, रिकर्जन ना एक तरीके से हमारे पास प्रोग्राम करने के 2 तरीके होते हैं, एक आइटरेटिव होता है और एक होता है रिकर्जन। मतलब जो भी चीज़ रिपीट हो रही होती है ना, तो दैट्स बेसिकली 2 तरीके से हो सकती है वो चीज़। या तो आप रिकर्जन यूज़ कर सकते हो, या तो आइटरेटिव मेथड विच इज़ लूप्स मेथड, वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी फिलहाल वो आइटरेटिव बनवाना चाह रहे हैं आप लोगों से, जल्दी से बना देते हैं इसको। पाइथन के अंदर जो है हमारे पास आइटरेटिव वॉवल्स जो बनाना है आप लोगों ने, तो वो फंक्शन बनता है बाय यूजिंग डेफ। तो डेफ आइटरेटिव वॉवल बना लेते हैं। आइटरेटिव वॉवल्स। अच्छा, आइटरेटिव वॉवल्स में उसने एक पैरामीटर भी लिया हुआ है विच इज वैल्यू इटसेल्फ, दैट्स इट। अच्छा, ये चीज़ लेने के बाद वो क्या कर रहा है, बस जो उसने काम किया हुआ बस मैं वो कर रहा हूँ। सही है। फिर उसने कहा भाई टोटल इज इक्वल्स टू 0। मैंने कहा टोटल इज इक्वल्स टू 0। और उसके बाद उसने बोला है आप लोगों से लेंथ स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए, तो हम लेंथ स्ट्रिंग भी फाइंड कर लेते हैं। लेंथ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, पाइथन के अंदर वी हैव अ फंक्शन नोन एज len।
जिसका आप यूज़ करते हो, जो भी वैल्यू की लेंथ आएगी उसमें हम लोग यहाँ पे उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद देयर इज़ अ फॉर लूप। देखो वो आप लोगों का क्या करवा रहा है, आप लोगों से फॉर एक्स जीरो टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। अब देखो, जब भी सूडो कोड की कन्वर्जन्स कर रहे हो पाइथन के अंदर, तो इट्स यूजुअली आपको सोचना पड़ता है इसमें कि भाई, अगर पाइथन में अगर सूडो कोड में लेंथ स्ट्रिंग -1 है तो एक्स की वैल्यू क्या लेंथ स्ट्रिंग -1 होगी, बिल्कुल होगी। तो अब पाइथन के अंदर क्या होता है, इट्स यूजुअली अप टिल बट नॉट इंक्लूडिंग। तो अप टिल बट नॉट इंक्लूडिंग मतलब आपको सिर्फ लेंथ स्ट्रिंग लेनी है, -1 करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ही हो जाती है एक तरीके से। तो लेट्स जस्ट क्रिएट दिस लूप फॉर एक्स इन रेंज। और हमेशा पाइथन जो है वो आप लोगों का वैसे ही उसको जीरो से स्टार्ट करती है, तो आई एम जस्ट गोना यूज माय लेंथ स्ट्रिंग वैल्यू ओवर हियर। सही है जनाब, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, 0 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो भी ठीक है तरीका, कोई मसले की बात नहीं है उसमें। सही है। अच्छा, जब आपने ये काम कर लिया, नाउ दे आर सेइंग फर्स्ट करेक्टर, एक करेक्टर को आपने को ने एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब सबसे पहला करेक्टर। तो फर्स्ट करेक्टर किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं पाइथन के अंदर, दैट्स बेसिकली काइंड ऑफ एरे का कॉन्सेप्ट है आप लोगों का यहाँ पे। तो आप लोगों ने अपनी वैल्यू को एक्सेस करना है और उसके इंडेक्स को बताना है कि भाई मुझे सिर्फ फर्स्ट करेक्टर चाहिए, विच इज जीरो। नंबरिंग जो होती है करेक्टर्स की वो हमेशा 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होती है। तो फर्स्ट करेक्टर इज इक्वल्स टू वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट जीरो, इस तरीके से आप लोग पहला करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हो। अच्छा, जब आपने पहला करेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लिया ना, यू जस्ट सपोज टू बेसिकली क्रिएट योर इफ स्टेटमेंट। किस तरीके से बनानी है भाई, इफ फर्स्ट करेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू ए, ये एक कंडीशन बन गई आप लोगों की। और फर्स्ट करेक्टर इक्वल्स टू ई, और फर्स्ट करेक्टर इक्वल्स टू ई के बाद हमारे पास आई है, और फर्स्ट करेक्टर इक्वल्स टू पाइथन के अंदर हम डबल इक्वल्स टू लगाते हैं फॉर योर कंपैरिजन, आई ओ, and then I have the last one which is u, first character equals to u। ये सारी कंडीशंस बनाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, देयर सिंग टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस 1। चलो इसको काम कर देते हैं जल्दी से हम लोग, लेट्स डू दिस। टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस 1, हम लोगों ने बेसिक उसकी एडिशन भी करते गए, जैसे जैसे कंडीशन ट्रू होती जाएगी, वो एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी मतलब अगर वोवेल होगा तो उसको वो टोटलिंग कर रहा है, ठीक है जनाब, कोई मसला नहीं इसमें। एंड इफ नहीं होता इसके बाद, देन दे आर सेइंग एंड इफ करने के बाद दे आर बेसिकली डूइंग कि वो उसकी ना वैल्यू को, वैल्यू मिड, वैल्यू 1 लेंथ, वैल्यू -1। अच्छा, ये क्या करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये करना क्या चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ना। देर सेइंग मिड वैल्यू 1 कॉमा लेंथ ऑफ वैल्यू -1। एक तरीके से जो भी आपकी वैल्यू आ रही है ना, जो भी आपकी समझ लो, हम लोगों के पास जो वैल्यू उन्होंने एज अ पैरामीटर दी हुई होगी, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट ओवर हियर, गिव मी अ मिनट, मैं जरा अपना टैबलेट कनेक्ट कर लूँ तुम लोगों के लिए। अच्छा, दिस इज कनेक्टेड। अब ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को। लेट्स टेक, लेट मी सी वेयर इज द ड्रॉ ऑप्शन। परफेक्ट। अच्छा देखो, वो करना क्या चाह रहा है, वैल्यू के अंदर स्टोर कर दो मिड वैल्यू 1 कॉमा लेंथ वैल्यू -1। इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को अगर समझो तो इट्स बेसिकली सेइंग कि जब सबसे पहली तुम लोग अगर वैल्यू डालोगे, फॉर एग्जांपल तुमने डाला, थोड़ा सा ना इसमें राइटिंग का प्रॉब्लम होगा मुझे, क्योंकि लाइक वन नोट नहीं है। अच्छा, मैंने पहला एक वैल्यू डाली है होम, सही है, HOME। अब ये करना क्या चाह रहा है भाई, सबसे पहले इसने पहले करेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया विच इज़ एच। सही है, मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूँ तुम लोगों को कि भाई देखो, उसने सबसे पहले करेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पे एच। अच्छा, जब आप उसने एच को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसने फिर यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से फर्स्ट करेक्टर उसने एच एक्सट्रैक्ट किया, और उसने वैल्यू को इस्तेमाल करते फिर कंपैरिजन करवाया, अगर एच जो है ऑफ कोर्स वोवेल नहीं होता तो उसने इग्नोर कर दिया। अब वो नेक्स्ट उसमें फॉर लूप के अंदर ही क्या कर रहा है, वैल्यू की उसको अपडेट कर रहा है, जो भी वैल्यू के अंदर स्ट्रिंग मौजूद थी उसको अपडेट कर रहा है, लेकिन अब कर क्या रहा है, मिड वैल्यू उसी सेम उसमें रहो, लेकिन अब उसको स्टार्ट करो सेकंड करेक्टर से। सेकंड करेक्टर से उसको बना लो, मतलब जैसे अगर पहली स्टेटमेंट पहले लूप में होम था, तो अब दूसरे लूप में क्या हो जाएगा, OME।
इस तरीके से कहना चाह रहा है वो कि भाई आप मेड वैल्यू मतलब यहाँ पे ना सूडो कोड के अंदर जो है वो एक तरीके से जीरो से स्टार्ट होती है। यहाँ पे पोजीशनिंग जो उन्होंने यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताई हुई थी। यूजुअली अगर जब पेपर 2 में देखते हो तो 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर ऑफ करेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सूडो कोड में बताया हुआ है कि स्टार्टिंग पोजीशन इज जीरो। तो अब वो कहना चाह रहे हैं सेकंड करेक्टर से पूरी लेंथ तक की एक्सट्रैक्शन करो, मतलब सेकंड करेक्टर से स्टार्ट करो, जितने भी करेक्टर्स हैं, जितनी भी टोटल लेंथ है, जैसे 3 है टोटल लेंथ, तो 3 तक की मुझे वो चाहिए एक तरीके से वैल्यू के अंदर स्ट्रिंग अपडेट कर दो। तो अब जब दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर के अंदर जो ये वैल्यू पास होगा ना सेकंड लूप में, मेरे पास वैल्यू आएगी OME। अब OME से फर्स्ट करेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लो विच इज O। फिर O करके वही सेम चीज़ काम करेंगे, टोटल की वैल्यू +1 हो जाएगी। जैसे +1 होगी दैट्स परफेक्ट, कंडीशन ट्रू हो गई। अब उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर वो कह रहे हैं अब OME से, अब हमारे पास OME बचा था थर्ड लूप में, अब OME को सेकंड कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करो, लेकिन टोटल कैरेक्टर्स तक मतलब एंड तक जाओ। तो अब मेरे पास जब तीसरी दफ़ा लूप चलेगा तो क्या होगा भाई, मेरे पास ME से बचेगा। अब ME के बाद मेरे पास सिर्फ E बचेगा, और E से जब हम पहला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उससे हमारे पास टोटल इक्वल से टोटल +1 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ 2 वॉवल्स हैं। इस तरीके से काम करने की वो कोशिश कर रहा है। और तो अपने से इसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं करनी है आपने, लेकिन कोड को समझना बहुत ज़रूरी है। द रीज़न इज तुम लोग उसको फिर कर पाओगे और रिकर्जन में भी आसानी होगी जब तुम उसका कोड बनाओगे, ठीक है। तो होपफुली थोड़ा सा समझ आया होगा तुम लोगों को ये, और कि वो करना किस तरीके से चाह रहा था। तो अब मुझे भी इस चीज़ को करना है कि भाई सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करो अपने ही फॉर लूप के अंदर, अपने उससे हर लूप के अंदर वैल्यू को मैं चेंज करता जाऊंगा, अपडेट करता जाऊंगा। तो वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब मुझे करना क्या है इसमें, एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होगी, वैल्यू सेकंड कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करो, और टोटल जितनी भी वो है ना, एक तरीके से मैं अपनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, क्योंकि पाइथन के अंदर जो है दैट्स स्टिल द सेम कॉन्सेप्ट, अप टिल बट नॉट इंक्लूडिंग वाला। तो 1 से मतलब सेकंड कैरेक्टर, पाइथन के अंदर 1 का मतलब होता है सेकंड कैरेक्टर, क्योंकि 0 1 2 इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। मतलब सेकंड कैरेक्टर से ऑनवर्ड्स जितने भी हैं उसको वैल्यू के अंदर डाल दो। तो ये हो गया भाई आप लोगों का काम, दैट्स इट। और बस आप लोगों ने अपनी फॉर लूप से बाहर आना है, फॉर लूप से बाहर आके यूर जस्ट सपोज टू रिटर्न द वैल्यू। आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया अपने टोटल को, दैट्स इट। ये आप लोगों का कोड हो गया आइटरेटिव वॉबल्स का। लेट्स सी पार्ट ए आप लोगों का क्या है। पार्ट ए में आप लोगों से बोला था राइट प्रोग्राम कोड फॉर द फंक्शन आइटरेटिव वॉबल्स। आइटरेटिव वॉबल्स को उसने कोड लिखने को बोला, हमने लिख दिया। लेट्स जस्ट कॉपी दिस कोड नाउ, लेट्स गो इनटू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन 1 इज ओवर हियर, लेट्स पेस्ट दिस। अच्छा ये डाल दिया आप लोगों ने, लेट्स रिमूव द इटैलिक पार्ट ऑफ इट, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। सो दैट्स इट, बिल्कुल परफेक्ट हो गया अब आप लोगों का ये कोड। अच्छा जब ये कोड आपने लिख लिया, लेट्स गो बैक टू योर पार्ट टू। पार्ट टू में आप लोगों से कह रहा है राइट प्रोग्राम कोड टू कॉल द फंक्शन आइटरेटिव वॉवल्स। आइटरेटिव वॉवल्स को कॉल करो विद द पैरामीटर हाउस फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। अब आप लोगों ने हाउस को एक तरीके से कॉल करने को बोला, तो लेट्स जस्ट क्रिएट टेम्पररी वेरिएबल ओवर है जिसमें आप लोगों ने आइटरेटिव वॉवल्स को कॉल करना है। आइटरेटिव वॉवल्स को मैंने यहाँ पे कॉल किया, कॉल करने के बाद इसमें वो कह रहा था हाउस को पास करने को, तो मैंने HOUSE इस तरीके से इसको पास किया, एंड आई एम जस्ट गोना प्रिंट द वैल्यू। एक मैसेज भी देते हैं, आइटरेटिव आइटरेटिव टेम्प की वैल्यू, इस तरीके से उसमें आउटपुट भी करवा दिया मैंने, आउटपुट द रिटर्न वैल्यू, दैट्स इट। परफेक्ट हो गया। लेट्स जस्ट रन द कोड नाउ। इट शुड गिव मी 3, 1 2 3, बिल्कुल 3 बबल्स आर देयर, तो परफेक्ट आंसर आ रहा है मेरा। लेट्स जस्ट कॉपी दिस कोड एज वेल। लेट्स गो टू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। एविडेंस डॉक्यूमेंट में पार्ट 2 पे जाओ, पार्ट 2 पे जाके पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद इसको इटैलिक से हटाओ, लेट्स जस्ट इंक्रीज द साइज, परफेक्ट। Let's go back now. They're saying in part 3, test your program, take a screenshot of the output. अपने आउटपुट का स्क्रीनशॉट लो, विंडोज शिफ्ट एस दबाना है ताकि आपका स्निपिंग टूल ओपन हो जाए। इसका कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने डॉक्यूमेंट पे आके अपने स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर दो। तो दैट्स इट, ये काम भी आप लोगों ने कर दिया। इसके बाद क्या कह रहा है भाई आप लोगों से, अच्छा नाउ दे आर सेइंग इन पार्ट बी आई कि आप लोगों ने रीराइट करना है आइटरेटिव वॉवल्स को एज रिकर्सिव फंक्शन विद द आइडेंटिफायर रिकर्सिव वॉवल्स। अच्छा नाउ द थिंग इज, जिस चीज़ को तुम लोगों ने समझना है ना, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। तुम लोग इसका एक पैटर्न को फिगर आउट करना है यहाँ पे। जब पैटर्न फिगर आउट कर लो ना, और यही सेम इस पैटर्न को फिगर आउट करने के बाद जो उसका नेक्स्ट पेपर है ना 42 वाला वेरिएंट जो है, उसके आइटरेटिव, उसके जो रिकर्सिव वाला कोड है ना, उसको खुद अटेम्प्ट करना।
बाय यूजिंग द सेम पैटर्न। तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा उसमें, कि जब इसका पैटर्न को फिगर आउट कर लोगे तो ठीक है। नाउ देयर सेइंग इसका रिकर्सिव वॉवल लिखना है। देखो रिकर्सिव के लिए मैं कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। लेट मी जस्ट क्लीन दिस स्टफ फर्स्ट। मैं यहाँ पे ज़रा इसको क्लीन कर दूँ, फिर तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हाउ हाउ यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, किस तरीके से आप लोगों ने करना होता है। इसी सेम कोड को वो रिकर्सिव बनाने में बोल रहा है। देखो, जब भी हम बात करेंगे रिकर्सिव की, आपने सोचना है what will be my base case. The first thing that should come in your mind is मेरा बेस केस क्या है, मेरा जनरल केस क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो रिपीट हो रही है। देखो ऑफ कोर्स जब चीज़ रिपीट हो रही होती है जब भी तो वो चीज़ आपने रिकर्सिव से करनी होगी, राइट। तो इट्स लाइक कुछ चीज़ें सोचनी है कि भाई इसमें मेरा बेस केस क्या है। व्हाट कुड बी माई बेस केस, इसमें ऐसा मेरा बेस केस क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर लूप की, तो फॉर लूप में जो चीज़ रिपीट हो रही है वही बेसिकली मुझे रिकर्सिव के अंदर करवाना है, लेकिन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन। नाउ द थिंग इज, वो आप लोगों से यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि भाई मुझे अपने लूप को कब रोकना है, मैंने अपनी लेंथ को देखा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव एनी वैल्यू जिसमें चार कैरेक्टर्स हैं, 4 होए, 3 होए, 2 होए और 1, और फिर उसके बाद एक वक्त आया जब जीरो होगा। तो जैसे ही उसकी लेंथ जीरो हो रही है हमारे सूडो कोड के मुताबिक, जब भी हमने देखा था कि वो किस तरीके से इसको सॉल्व करा था, तो जैसे ही मेरी लेंथ जीरो हो रही थी दैट मीन्स कि मेरा एक तरीके से बेस केस रीच हो गया। व्हाट इज बेस केस? बेस केस होती है जिसमें आपकी रिकर्जन रुक जाती है। और बेस केस जब तक रीच नहीं होता ना, आप लोगों का जितना भी स्टेट ऑफ योर फंक्शन होती है ना, जो भी आपकी स्टेट होगी, जो भी वैल्यू होगी, वो आपकी स्टैक पे जाके स्टोर होती रहती है, विच इज़ नोन एज वाइंडिंग। देखो इसका कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स बहुत डिटेल्ड है, तो आई ट्राई टू अपलोड कि मैं रिकर्जन का जो बेसिक लेक्चर है ना वो अपलोड कर दूं, ताकि तुम्हें ये वाइंडिंग और अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आए, ठीक है। नाउ द थिंग इज, स्टैक बना लिया करो और फिर सोचा करो इस तरीके से। मतलब एक तरीके से जब हमारे पास फोर्थ वाली वैल्यू होगी ना, जो सबसे पहले उसकी एक तरीके से समझ लो, जो सबसे पहले ही रिकर्जन होगी, रिकर्जन कॉल होगी, वो फोर्थ करेक्टर के साथ होगी। तो यहाँ पे रिकर्जन कॉल विथ 4 करेक्टर्स आएगा। अब अगर इसमें वॉवल होगा फोर्थ करेक्टर वाला, जो सबसे पहला करेक्टर होगा, अगर वो वॉवल होगा तो आप लोग उसमें रिटर्न करवाते वक्त +1 करवा दोगे, सही है। और उसके बाद जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वॉवल था तो मैंने +1 करवा दिया। फिर थर्ड कॉल के अंदर जो था वो वॉवल नहीं था, तो जब रिकर्जन कॉल की तो उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया, या जीरो रिटर्न करवा दो। फिर उसके बाद जब सेकंड कॉल आई तो उसमें हाँ बिल्कुल वॉवल था, तो आपने +1 के साथ रिटर्न करवाया। तो एक तरीके से 2 दफ़ा रिटर्न होगा। अगर वॉवल होगा तो उसमें रिकर्जन कॉल होगी फिर से, लेकिन +1 के साथ। लेकिन अगर वॉवल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करना, या तो ज़ीरो कर दो प्लस। अच्छा, जब आपने ये चीज़ कर ली, फिर थर्ड एक तरीके से जब एक करेक्टर रह गया उसमें भी वोवल नहीं था, तो ज़ीरो के साथ रिटर्न करवाना था आपने, और रिकर्जन को कॉल करना था। अब ज़ीरो, अब उसके बाद हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, आपका बेस केस रीच हो जाएगा। जैसे ही ये सारी चीज़ हो जाएंगी, अब अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी। अनवाइंडिंग किस तरीके से? ज़ीरो +1 +0 +1। तो इससे आंसर आ जाएगा 2 मेरे पास, इस तरीके से। तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं इतने कम टाइम में आप लोगों को समझा सकता हूँ रिकर्जन में वाइंडिंग और अनवाइंडिंग का, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि मैंने एक चीज़ अपनी आइडेंटिफाई कर ली कि भाई मेरा बेस केस क्या रहा है। अब ज़रा इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं कि भाई बेस केस को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने कोड लिखना है रिकर्सिव वॉवल्स का, सही है। विद द पैरामीटर राइट रीराइट द फंक्शन आइटरेटिव वॉवल्स एज अ रिकर्सिव फंक्शन विद द आइडेंटिफायर रिकर्सिव वॉवल। ओके, लेट्स जस्ट डू दिस नाउ। तो डेफ रिकर्सिव वॉवल के नाम से आपने बनाना है रिकर्सिव वॉवल्स। जब आप लोगों ने ये कर लिया, उसके बाद आप बनाओ वैल्यू जो भी पैरामीटर की थी। उसके लेने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना बेस केस सोचना है। मेरा बेस केस था इफ लेंथ ऑफ वैल्यू, अगर मेरी लेंथ जीरो के बराबर हो जाती है, सही है। हम बेस केस को हमेशा अपने कोड कोशिश करेंगे कि बेस केस की तरफ मूव करना होता है हमें हमेशा। तो अगर मेरी लेंथ, इफ माई लेंथ ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो के बराबर हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक और पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लो। जब भी टोटल इक्वल टू जीरो होता है ना, मतलब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्टिंग हमेशा देखो, रिकर्सिव को ना इमेजिन किया करो, बहुत ज़्यादा इसमें ना इमेजिनेशन का गेम है। तो जब भी अगर यहाँ पे टोटल इक्वल टू जीरो लिखा होता है, मतलब अगर जीरो से स्टार्ट करना है, तो दैट मीन्स आप लोग यहाँ पे रिटर्न जीरो करोगे बेस केस के अंदर, ताकि लास्ट जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो जीरो हो जाए। बेस केस में हमेशा यहाँ पे
आपका ज़ीरो आना चाहिए यहाँ पे इस साइड पे। तो अगर ज़ीरो आ गया, और उसके बाद फिर उसी के अंदर सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी, प्लस वन होगा, प्लस ज़ीरो होगा, प्लस वन होगा, प्लस ज़ीरो होगा। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो यहाँ पे हमारे पास टोटल इक्वल्स टू ज़ीरो के बजाय आइटरेटिव वॉवल्स के अंदर होता है टोटल इक्वल्स टू फाइव। तो मतलब फाइव से काउंटिंग स्टार्ट करनी है आपने, तो मैं यहाँ पे क्या करता, रिटर्न फाइव। तो इसके कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखो। तो हम लोग हमेशा जो टोटल इक्वल्स टू ज़ीरो, उसको इमेजिन कर लिया करो कि ये रिटर्न ज़ीरो है। ठीक है, जब आपने ये काम कर लिया, बेस केस तैयार हो गया, अब मुझे जनरल केस बनाना है। जनरल केस क्या होता है, इसके अलावा कोई भी चीज़ होगी तो वो जनरल केस में आ जाएगा। अच्छा, अब एल्स के अंदर क्या करना है, एल्स के अंदर वो काम करना होता है जो लूप में हो रहा है, सही है। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी थी, लूप के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर आपने निकालना था यहाँ पे। जो चीज़ आपने लूप में की थी वो जनरल केस में आएगा। फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल्स टू वैल्यू ज़ीरो, इस तरीके से कर दिया आपने। उसके बाद वही सेम इफ़ की कंडीशंस आ जाएंगी। आई ट्राई टू कॉपी द इफ़ कंडीशंस। जो ऊपर इफ़ की कंडीशन थी उसका हम उठा लेते हैं यहाँ से। और कहाँ तक उठाना है, बस सिर्फ इफ़ की कंडीशन ही उठानी है और कुछ भी नहीं। इसके अंदर ना, रिकर्सिव के अंदर टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस वन नहीं करते हम लोग। हम लोग रिकर्जन के साथ उसको ऐड करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइंडिंग और अनवाइंडिंग। अच्छा, फर्स्ट कैरेक्टर आ गया, उसके बाद मेरी इफ़ की कंडीशन आ गई। इफ़ की कंडीशन के बाद अब मुझे यहाँ पे सोचना है कि भाई अब मुझे यहाँ पे क्या करना है। हर उसके अंदर जब मैं दूसरी दफ़ा रिकर्जन कॉल करूँगा तो मुझे उसकी वैल्यू को कम करना है, राइट। क्योंकि देखो उसमें हो क्या रहता है, हर फॉर लूप के अंदर वो वैल्यू की वैल्यू जो होती है ना, जैसे पहले होम था, फिर ओ एम ई था, फिर एम ई था, फिर ई था, उस चीज़ को मुझे करना है यहाँ पे। तो लेट्स जस्ट डू दैट, वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू, वही सेम चीज़ जो ऊपर हमने की थी। वैल्यू पहले सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करो, और जितनी भी लेंथ है उस वो मुझे चाहिए यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ वैल्यू। तो दैट्स डन। अच्छा, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे रिकर्सिव कॉल करनी है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे रिकर्सिव कॉल करनी है, लेकिन विद द वैल्यू प्लस वन। ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू डू रिटर्न वन प्लस, मतलब वन प्लस करना है या प्लस वन बोल दो, एक ही चीज़ है। रिकर्सिव वॉबल्स को फिर से कॉल कर दो वैल्यू पास करके। इस तरीके से काम करना है। सीखो इसको, समझो। यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो मुझे प्लस वन करना था, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, व्हाट आई एम सपोज टू डू, मुझे ये काम फिर से करना है। जो लाइक उसकी वैल्यू को तो कम करना ही है, लेकिन रिटर्न करवाना है विद जीरो प्लस। मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना है मुझे, जीरो को ऐड करना है। रिकर्सिव वैल्यू, ये हो गया आपका बेसिक से कोड तैयार। कि भाई क्या हो क्या रहा है इसमें। अब ये देखो, इस चीज़ को इमेजिन करो कि भाई आप लोगों का, आई ट्राई टू ना, मैं तुम्हें इसको शो कर पाऊँ, मैं ये भी एक काम कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। रिकर्सिव वॉवल्स को थोड़ा सा ना इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ बस मैं तुम लोगों को। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, रिटर्न जीरो। अब होगा क्या, लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस। एक रफली मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। लेट्स रिमूव दिस। कोई वैल्यू ले लेते हैं, उसके मुताबिक उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, रिटर्न जीरो करवा दिया आप लोगों ने, प्लस रिकर्सिव वॉवल्स वैल्यू। दैट्स डन। अब मैं इसको ज़रा एक एग्जाम्पल डाटा लेके तुम लोगों को रन करके दिखा लेता हूँ। आई ना थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। एक स्टैक बनाया आप लोगों ने, थोड़ा सा तुम लोगों को वाइंडिंग और अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझ आ जाएगा। ओके, लेट्स टेक एनी वैल्यू, लेट्स टेक हाउस फॉर एग्जांपल। सही है, हाउस को ही ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। अब वो किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। या हाँ चलो हाउस ले लेते हैं, ठीक है। हमें उन्होंने कौन सी वैल्यू दी हुई है, लेट्स लेट्स सी दैट फर्स्ट। उन्होंने क्वेश्चन में बोला इमेजिन, सही है। चलो पहले हाउस का कर लें, हाउस से समझ लेते हैं, फिर तुम्हें इमेजिन से भी दिखा दूंगा। चलो, होगा क्या, जैसी रिकर्सिव वो कॉल होगी आप लोगों की, रिकर्सिव कॉल इस अपने इस एक जो आप लोगों ने कोड लिखा है उसको दिमाग में रखना। तो सबसे पहली कॉल होगी रिकर्सिव। मैं इसको ना रिकर्सिव वॉवल्स को इस्तेमाल करने के बजाय, पूरे उसको फंक्शन की कॉल को इस्तेमाल करने के बजाय मैं आरवी बोल देता हूँ। तो आरवी हाउस के नाम से सबसे पहले कॉल होगा, ठीक है, आरवी हाउस। तो जैसे ही आरवी हाउस कॉल होगा तो वो आपके स्टैक पे जाके स्टोर हो जाएगा, आरवी हाउस। ठीक है, बस इमेजिन कर लो इसको थोड़ा बहुत। आरवी हाउस आपके स्टैक पे जाके स्टोर हो चुका है। अभी ये हो रहा है वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या होती है, जब तक आपका बेस केस नहीं रीच हो जाता उसमें कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। हमेशा कैलकुलेशन अनवाइंडिंग के वक्त होती है। अच्छा,
हमने आरवी हाउस जब कॉल किया तो उसको थोड़ा सा रन करते हैं। रन करते वक्त जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे, आपने पहले चेक किया क्या लेंथ जीरो है, नहीं है भाई, एल्स पे आ गए, आपने पहला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, एच आ गया आपके पास। जैसे ही एच आया आपने कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक करने के बाद आपने देखा कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, राइट। लाइक समझ लो आपने ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, जब कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो एल्स पे चले गए। एल्स के अंदर क्या हो रहा है, आपने वैल्यू की उसको कम करना है एक कैरेक्टर, अब OUSE हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों ने रिटर्न करना है जीरो, जीरो प्लस रिकर्सिव। अब कैलकुलेशन तो होती ही नहीं है वाइंडिंग करते वक्त, तो उसने फॉरन रिकर्सिव कॉल कर दी। अभी जीरो को ऐड नहीं करोगे तो इट्स लाइक जीरो करवा रहे थे, यहाँ पे हम प्लस, ठीक है। तो जीरो प्लस रिकर्सिव वॉवल्स और वैल्यू, रिकर्सिव वॉवल्स वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू तो ऑफकोर्स कम हो गई थी। द सेकेंड कॉल विल बी RVOUSE। तो RVOUSE की कॉल आई अब आपकी, और वो आपने स्टैक पे स्टोर कर दी। अब उसके बाद वही सेम प्रोसेस, जैसी रिकर्सिव कॉल होती है वापस हम ऊपर चले जाते हैं। अब ऊपर से जाने के बाद फिर लेंथ को चेक करो, OUSE अभी तो नहीं है भाई जीरो, अभी मेरे पास फोर कैरेक्टर्स हैं। फिर उसके बाद आपने कहा एल्स पे चले गए, पहला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, ओ आ गया आपके पास, ओ कंडीशन ट्रू हो गई, बिल्कुल ट्रू हो गई। अब आपने उसको कम किया, एक कैरेक्टर लेफ्ट से हमने एक तरीके से कम कर दिया, और उसके बाद हमने USE अपने वैल्यू में डाल दिया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, रिटर्न वन प्लस कर दो। अब इस सिनेरियो में हम वन कर रहे हैं प्लस, तो इट्स लाइक वन प्लस योर रिकर्सिव वॉवल्स और वैल्यू, इस तरीके से आ गया आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद क्या काम हो रहा है भाई आप लोगों का, इस चीज़ को अब आपने सोचना है कि अब जैसे ही उसने वन प्लस हो रहा है ना, मतलब जब हम अनवाइंडिंग करेंगे ना तो यहीं से स्टेट स्टार्ट होगी, लेकिन वो वन प्लस करेगा उसमें। अच्छा, और रिकर्सिव वॉवल्स वैल्यू, रिकर्सिव वॉवल्स वैल्यू का मतलब क्या है, अब आपने रिकर्सिव वॉवल्स को कॉल करना है फिर से, लेकिन RVUSE करके। तो हम इसको कॉल कर देते हैं RVUSE। अब इसमें क्या होगा, अब थोड़ा सा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ बार बार, अब मेरे पास यू है तो ऑफकोर्स कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वन प्लस होगा। फिर उसके बाद हमारे पास RVSE कॉल हो जाएगा, RVSE, RVSE कॉल होगा। अभी मेरे पास जो करेक्टर लेंथ है दैट्स टू, सही है जनाब। उसके बाद यहाँ पे क्या होना है, हमारे पास SE पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इफ वाली, जैसे ही कंडीशन इफ की फॉल्स होगी एल्स पर आ जाएंगे। एल्स पर आएंगे तो इसका मतलब है जीरो प्लस रिटर्न करना है। परफेक्ट हो गया। SE के बाद हमारे पास कॉल होगी RVE। अभी अभी भी फिलहाल मेरी लेंथ वन है। RVE के बाद अब इसमें क्या करना होगा भाई आप लोगों ने, RVE के अंदर, RVE इज बेसिकली, ई इज ऑफ कोर्स हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, वॉवल्स है, वॉवल है, तो इट्स लाइक वन प्लस करके रिटर्न करवाना होगा। अब उसके बाद ई के बाद वाले करेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लो, तो इट्स बेसिकली एक एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू, नन कहते हैं इसको हम लोग। इस तरीके से आ जाएगी, इसकी जो लेंथ आएगी वो जीरो आ जाएगी। जैसी इसकी लेंथ जीरो आएगी, आपका बेस केस रीच हो गया। जैसे ही लेंथ जीरो आएगी बेस केस रीच हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे तो बेस केस जैसे रीच हुआ, लेंथ जीरो हो गई हमारी, तो अब हमारा बेस केस रीच हो गया ना, यूर सपोज टू डू अनवाइंडिंग। हमेशा स्टैक के अंदर क्या होता है, टॉप ऑफ द स्टैक से वैल्यूज को रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। तो इट्स लाइक पहले RV0 के अंदर रिटर्न करो जीरो, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे। थोड़ा ना कमेंट करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे RV0 की वैल्यू आ चुकी है, RV एम्प्टी स्ट्रिंग की वैल्यू हमें पता है कि जीरो होती है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पॉप कर दिया एक तरीके से, लेट मी पॉप दिस नाउ। ये वाली चीज पॉप हो गई है आपकी, सही। अब अनवाइंडिंग कर रहा हूँ, इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी। अब RVE की बात करते हैं, RVE की कहाँ पे हमने इसको स्टेट को छोड़ा था, RVE की स्टेट हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक तरीके से छोड़ा था, लेकिन वन प्लस करवा के। तो रिटर्न वन प्लस RV। अब इसको मैं तुम लोगों को लिख कर दिखाता हूँ, मैं इसको ना इस चीज को तुम लोगों को लिख कर दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था। RVE वाली को ना अब हम लोग वापस से इसको कंटिन्यू करेंगे, एक तरीके से अब अनवाइंडिंग करने, तो उसकी स्टेट जो है वो वापस से स्टार्ट होगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने रिकर्सिव कॉल की थी, RV एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यूज। तो अब हमें पता है कि भाई RV एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू की हम लोगों के पास यहाँ पे आंसर मौजूद है, विच इज जीरो, तो वन प्लस जीरो, गिव मी मिनट, वन प्लस जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया वन प्लस जीरो। तो अभी मेरे पास आंसर जो है वो वन आया हुआ है, सही है। उसके बाद हमें पता चल गया कि भाई RVE की जो वैल्यू है ना, RVE की जो वैल्यू है दैट्स बेसिकली वन, ठीक है जनाब। हमने इसको भी पॉप कर दिया।
अच्छा ये चीज़ दिमाग में रखना, हम आरवी हाउस की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते जब हमें आरवी ओ यू एस ई की वैल्यू ना पता हो। हम आरवी ओ यू एस ई की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते जब तक आरवी यू एस ई की वैल्यू ना पता हो। हम आरवी यू एस ई के आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते जब आरवी एस ई की वैल्यू ना पता हो। हम आरवी एस ई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आरवी ई की वैल्यू ना पता हो। हम आरवी ई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हम लोगों को ये वाली चीज़ आरवी एम टी स्ट्रिंग वाली चीज़ ना पता हो। सही है। तो हमेशा रिकर्सिव में ये होता है कि उसको ब्रेक डाउन करते करते जाते हो। ठीक है। आई नो मैं बहुत ज़्यादा इसको इलेबोरेट कर रहा हूँ, मैं इसमें चाह रहा हूँ तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अच्छा आरवीई की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी है, लेट्स जस्ट पॉप दिस एज वेल। इसको भी पॉप कर दो। अब आ जाते हैं आरवी एस ई की। आरवी एस ई वाली कॉल को देखते हैं। आरवी एस ई वाली कॉल पे हम लोग यहाँ पे आ गए थे, इस वाली लाइन पे थे। तो इसी चीज़ को फिर से लिखते हैं। तो दैट्स बेसिकली 0 प्लस रिकर्स आरवी रिकर्सिव वॉवल, और इसके अंदर था हमारे पास एक तरीके से ई। ठीक है। हमें लेकिन आर बी ई की वैल्यू अब पता है क्योंकि अब अनवाइंडिंग कर रहे हैं। तो इट्स बेसिकली 0 प्लस 1। तो 0 प्लस 1 1 ही होता है। तो हमें पता चल गया आर वी एस ई जो है उसकी वैल्यू है 1। ठीक है जनाब। ओके, लेट्स डू दिस वंस मोर। इसको भी पॉप कर दो। आर वी एस ई वाला काम भी हम लोगों ने कर दिया, अनवाइंडिंग कर चुके हैं इसको भी। उसके आंसर आ चुका है मेरे पास। आर वी एस ई का आंसर 1 होता है। ठीक है जनाब। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आर वी यू एस ई। यू एस ई वाली स्टेटमेंट कहाँ पे थे भाई हम लोग? यहाँ पे हमने इसको रिकर्सिव कॉल किया था, 1 के साथ रिकर्सिव कॉल किया था। तो लेट्स री राइट दिस स्टेटमेंट हेयर। तो दैट्स 1 प्लस आर वी एस ई। दैट्स द स्टेटमेंट हमने जब उसको रिकर्सिव कॉल की थी। अब मुझे इस सिनेरियो में अनवाइंडिंग करते वक्त आर वी एस ई की वैल्यू पता है विच इज 1। तो 1 प्लस 1 विल गिव यू 2। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि आर वी यूएसई की यू यूएसई का जो आंसर आ रहा है दैट्स 2। सही है जनाब। तो ये मेरे पास 2 आंसर आ चुका है। ओके, इसको भी पॉप कर दो। ये भी अनवाइंड हो चुका है। अब हमारे पास वैल्यू बचती है आर वी ओ यू एस ई। ओ यू एस ई को जब हमने कॉल किया था, आर वी ओ यू एस ई, तो आर वी ओ यू एस ई को जब हमने कॉल किया था, ऑफ कोर्स हमने किस स्टेटमेंट पे थे हम लोग? यहाँ पे कॉल किया था उसको। तो लेट्स डू दैट। 1 प्लस आर वी यू एस ई। अब मेरे पास आर वी यू एस ई का आंसर मौजूद है अनवाइंडिंग करते वक्त। तो लेट्स ऐड दैट 1 प्लस 2। बिल्कुल परफेक्ट। मेरे पास आर वी ओ यू एस ई का भी आंसर आ गया। ओ यू एस ई इसका आंसर आ रहा है 3। ठीक है जनाब। इसको भी हमने एक तरीके से पॉप कर दिया। अच्छा ये भी पॉप हो गई। अब लास्ट एलिमेंट रह गया हमारा, दैट्स आर वी एच ओ यू एस ई। इसको जब हमने रिकर्सिव कॉल किया था, आर वी एच ओ यू एस ई, हमने इस स्टेटमेंट पे थे, लाइन नंबर 25 पे, विच इज 0 प्लस रिकर्सिव 0 प्लस आर वी ओ यू एस ई। इस स्टेटमेंट पे थे जब आपने अपनी रिकर्जन को रोक दिया था और वो वाइंड कर दिया था, उसको स्टैक पे स्टोर कर दिया था। लेकिन अब मुझे हाँ आर वी ओ यू एस ई का आंसर पता है विच इज़ 3। तो 3 प्लस 0 विल गिव यू 3। तो फाइनल आंसर इज 3। हमारी सारी चीज़ें अनवाइंडिंग भी हो चुकी है, फाइनल आंसर भी आ चुका है विच इज़ 3। तो इस तरीके से काम होता है। लेट्स रन द कोड। हमारा कोड सही काम कर भी रहा है यानी। लेट्स मेक इट टेम्प 2 एक बना लेते हैं वेरिएबल, और लेट्स कॉल इट रिकर्सिव वॉवल, और इसमें हाउस को कॉल करके देखते हैं। लेट्स प्रिंट इट रिकर्सिव रिकर्सिव और टेम्प 2 की वैल्यू, इट शुड गिव मी द सेम आंसर जो रिकर्स आइटरेटिव का आंसर दे रहा है। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, आइटरेटिव में भी 3, रिकर्सिव में भी 3। तो ये पूरी वर्किंग है जिसका एक पैटर्न है जो फिगर आउट करना है। वैसे मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। सही जी, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब लेट्स मूव ऑन, थोड़ा सा अब स्पीड पकड़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा राइट प्रोग्राम कोड टू कॉल द फंक्शन रिकर्सिव वॉवल्स विद द पैरामीटर इमेजिन फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। अच्छा इमेजिन, इमेजिन से इसको करना है, तो आपने हाउस नहीं करना है, इमेजिन करना है। तो लेट्स डू इमेजिन। कितने हैं इसमें वॉबल्स भाई? 1 2 3 4। इट शुड गिव मी आंसर, द आंसर शुड बी 4। लेट्स रन द कोड। बिल्कुल आंसर 4 आ रहा है। इस कोड को कॉपी करो। लेट्स गो बैक टू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, पार्ट बी आई। अच्छा वेट, पार्ट बी आई में कौन सा कोड डालना है? लेट्स सी दैट एज वेल।
पार्ट बी आई में तो रिकर्सिव वाला कोड आएगा, राइट? तो इसको हम पार्ट बी आई वाला रिकर्सिव का कोड उठाते हैं, एविडेंस डॉक्यूमेंट में चलते हैं और इधर जाके इसको पेस्ट करते हैं, अपना उसको हटाते हैं इटैलिक को, साइज इंक्रीज करके। लेट्स गो बैक टू योर पार्ट टू में था भाई आप लोगों के लिए, राइट द प्रोग्राम कोड टू कॉल द फंक्शन विद द वर्ड इमेजिन। इमेजिन से कॉल कर दिया आपने, कंट्रोल सी, गो बैक टू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, इसको पेस्ट करो, पेस्ट करने के बाद इटैलिक से हटाओ, साइज इंक्रीज करो। तुम लोग एंड में भी कर सकते हो ये काम, लेकिन मैं इसको साथ साथ ही कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो आंसर का, स्क्रीनशॉट लेने के बाद गो बैक, कॉपी एंड पेस्ट द स्क्रीनशॉट, डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके जी, ये हो गया आप लोगों का सवाल पूरा कंप्लीट। वी आर डन विद क्वेश्चन वन पार्ट, हमने पार्ट थ्री भी कर दिया, टेस्ट प्रोग्राम और स्क्रीनशॉट भी ले लिया। ओके जी, यू आर डन विद क्वेश्चन वन, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा, आप लोगों को इसका कोड भी मिल जाएगा, तो पहले खुद प्रैक्टिस कर लेना, बाकी फिर कोड आप लोगों को इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फोल्डर होगा उसी में अपलोड हो जाएगा, ठीक है? अ, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टू को। क्वेश्चन टू इज रिलेटेड टू लीनियर क्यू, क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्या कह रहा है इसको जरा देखते हैं हम सारी चीज़ों को यहाँ पे। वो आप लोगों से टू पार्ट ई के अंदर आप लोगों से पूछ रहा है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन नाउ। A linear queue is implemented using the 1D array queue। एक वन डायमेंशनल एरे है हमारे पास क्यू के नाम से। The index of the first element, आप लोगों का जो इंडेक्स है of the first element in the array वो ज़ीरो है हमारे पास, ठीक है? परफेक्ट, राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर क्यू। आपने क्यू को डिक्लेयर करना है ग्लोबल एरे with space stores with space to store 50 IDs of type string। IDs को स्टोर करना है एक तरीके से आप लोगों ने, 50 उसमें IDs होंगी, ठीक है? हेड पॉइंटर, अ ग्लोबल वेरिएबल टू पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू। हेड पॉइंटर होगा जो कि फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू को पॉइंट करेगा, इनिशियलाइज टू -1। परफेक्ट। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मतलब एक तरीके से अगर हेड पॉइंटर जब पहली दफ़ा हम ऐड कर रहे होंगे तो अगर हेड पॉइंटर -1 के बराबर होगा तो हम उसको जीरो कर देंगे, ठीक है? टेल पॉइंटर इज बेसिकली अ ग्लोबल वेरिएबल टू पॉइंट टू द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस इन द क्यू, इनिशियलाइज टू जीरो। परफेक्ट हो गया, जो जो चीज़ उसने बोली हैं वो कर देते हैं हम पार्ट क्वेश्चन टू के अंदर। ओके लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हम ना जैसी क्वेश्चन वन कर लो उसको सेव कर लिया करो, कंट्रोल एस। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट ई, सॉरी, ओके। पहले हम लोगों ने एक एरे बनाना है, लेट्स जस्ट डू दैट फर्स्ट। हम एक एरे अपना क्रिएट कर देते हैं। एरे को क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, लेट्स डू दैट, और उसको ग्लोबल डिक्लेयर करना है। सही है, ग्लोबल डिक्लेयर करना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है एक तरीके से। तो पहले डिक्लेरेशन कर देते हैं इसकी, डिक्लेयर क्यू एरे जीरो कॉलन हाउ मेनी एलिमेंट्स, 50, तो 50 का मतलब है 0:49 ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोली थी उसने टू स्टोर 50 आईडीज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। परफेक्ट। चलो ये काम कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हेड पॉइंटर को डिक्लेयर करना है और ग्लोबल वेरिएबल है टू पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू, ग्लोबल बनाना है इसको। लेट्स फर्स्ट डू ग्लोबल क्यू, ये सिर्फ एग्जामिनर के लिए होता है, ग्लोबल हेड पॉइंटर, फिर ग्लोबल टेल पॉइंटर। ये तीन आप लोगों ने ग्लोबल कर दिए। अब इनको इनिशियलाइज भी करना है ऑफ कोर्स। देखो इनिशियलाइज नहीं करोगे तो कोई आपका वो बनता नहीं है एक तरीके से ना, एरे पाइथन के अंदर, तो इनिशियलाइज भी करना है। क्यू इज इक्वल्स टू, स्ट्रिंग बेस्ड था। देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका है ना इनिशियलाइजेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए इस्तेमाल करना, इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल करना। यू आर नॉट सपोज टू यूज दिस मेथड फॉर योर रिकॉर्ड्स। पहले बता रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में बैठा लो कि रिकॉर्ड्स के लिए ये मेथड इस्तेमाल नहीं करना है, रिकॉर्ड्स के लिए अपेंड इस्तेमाल करना है, सही है? उसकी एक रीज़न है। द रीज़न है कि आप लोगों के ये जो रिकॉर्ड करते हो ना, तो वो एक ही रेफरेंस के डुप्लीकेट वो बना देता है उसके अंदर, एरे के अंदर। तो अगर तुम एक चीज़ को चेंज करते हो वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें मसला नहीं आता है स्ट्रिंग के अंदर और इंटीजर के अंदर, तो इसको इसी तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं आप लोग, वरना आपने अपेंड का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अच्छा, इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद कुछ बेसिक वैल्यूज़ आप लोगों ने बनानी है, हेड पॉइंटर बनाना है आप लोगों ने। लेट्स मेक हेड पॉइंटर इनिशियलाइज विद -1। उसके बाद आपने टेल पॉइंटर बनाना है, लेट्स डू दैट एज वेल, इनिशियलाइज विद 0।
ओके, वी आर डन विद दिस पार्ट, लेट्स जस्ट कॉपी द कोड। अगर डिक्लेयर करना है तो तुम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो कमेंट के अंदर इनको, कि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अच्छा, दैट्स इट, वी आर डन विद दिस। लेट्स कॉपी द कोड, गो इनटू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, इसको ज़रा नीचे ले आते हैं हम। परफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। साइज इंक्रीज कर दो। परफेक्ट, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब वो पार्ट 2 में आप लोगों से कह रहे हैं इनक्यू का कोड लिखना है। देखो इनक्यू का जो कोड है, दैट्स बेसिकली द प्रोसीजर इनक्यू टेक्स अ स्ट्रिंग पैरामीटर, एक स्ट्रिंग पैरामीटर लेगा आप लोगों का, और वो पैरामीटर लेने के बाद इफ द क्यू इज फुल, अगर क्यू फुल होगा द प्रोसीजर आउटपुट्स अ सूटेबल मैसेज। इफ द क्यू इज नॉट फुल, द प्रोसीजर इंसर्ट्स द पैरामीटर इनटू द क्यू एंड अपडेट्स द रेलेवेंट पॉइंटर्स। देखो बहुत ही सिंपल सा काम है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनक्यू की जब भी हम बात करेंगे, इट्स यूजुअली वैल्यू को हम लोगों ने ऐड करना होता है बाय यूजिंग योर टेल पॉइंटर। जब आपने टेल पॉइंटर को ऐड कर दिया, पहले चेक करो क्या क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू रीच हो गई है, मतलब 50 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू रीच हो गई है, तो इसका मतलब है आपने प्रिंट कर देना द क्यू इज फुल, जो उन्होंने बोला आप लोगों को। सही है, इट्स बेसिकली फुल, इफ द क्यू इज फुल द प्रोसीजर आउटपुट्स अ सूटेबल मैसेज। अच्छा, अगर फुल नहीं है तो फिर क्या करना होता है, एल्स जहाँ पे भी टेल पॉइंटर पॉइंट करे वहाँ पे उसको वैल्यू को डाल दो, टेल पॉइंटर की वैल्यू में +1 करवाओ, क्योंकि लीनियर है, उसमें कोई सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट से इस्तेमाल करने नहीं है आप लोगों ने। और उसके बाद चेक करो कि अगर हेड पॉइंटर की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स कि अगर फर्स्ट वैल्यू इनकी हो रही है तो उसको 0 कर दो, ताकि वो पहले वैल्यू की तरफ पॉइंट करने लग जाए। बहुत ही सिंपल है, इसकी थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो कोड याद भी हो जाएगा तुम लोगों को। तो अब जल्दी से कर लेते हैं इसको। इनकी उन्होंने कहा था एक पैरामीटर लेना है, आपने वैल्यू के तौर पे आपने पैरामीटर ले लिया, और उसको लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ों को ग्लोबल लेना है। ग्लोबल क्या होता है बेसिकली, इस चीज़ को समझो। देखो फंक्शन के अंदर ग्लोबल लेना ज़रूरी है, ये चीज़ एक मजबूरी है हमारे लिए एग्जामिनर को दिखाने के लिए, ठीक है। तो लेट्स टेक सम थिंग्स विच आर ग्लोबल, मतलब ग्लोबल का मतलब आउटसाइड द प्रोसीजर, जिनको चेंजेस करवाने, एक एरे को चेंजेस करवाने होंगे, और हेड पॉइंटर को चेंजेस करवाने होंगे, और उसके बाद आप लोगों ने अपने टेल पॉइंटर को चेंजेस करवाने होंगे। तो मैंने सबको एक तरीके से ग्लोबल ले लिया। ग्लोबल लेने के बाद मुझे सबसे पहली चीज चेक करनी होती है, इफ माई टेल पॉइंटर, अगर मेरे टेल पॉइंटर की वैल्यू को हम लोगों ने प्लस प्लस कर करके उसकी वैल्यू 50 हो चुकी है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू रीच्ड, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू प्रिंट योर क्यू इज फुल, द क्यू इज फुल। ये मैसेज दे दिया आप लोगों ने। एल्स के अंदर क्या करना है भाई आप लोगों ने, व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू एक्सेस योर एरे, जो क्यू था, जहां पे भी टेल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां पे आपने अपने वैल्यू को डालना है, स्टोर करवा दो। स्टोर करवाने के बाद टेल पॉइंटर की वैल्यू में +1 करवाओ, +1 करवाओ। +1 करवाने के बाद चेक करो इसी स्टेटमेंट के अंदर, इफ हेड पॉइंटर की वैल्यू इज इक्वल्स टू -1, मतलब अगर वो अभी तक -1 पे है, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, हेड पॉइंटर को पॉइंट करवा दोगे पहली एलिमेंट की तरफ, पहले उसकी तरफ। सही है, तो दैट्स इट, यू आर डन विद द कोड इन क्यू का। अगर इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो इट्स लाइक तुम लोगों को ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। इट्स लाइक सेम कोड बार बार करना होता है। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं डी क्यू के बारे में, देर सेइंग ये आपका पार्ट 2 हो चुका है। लेट्स कॉपी दिस कोड इज वेल एंड लेट्स पेस्ट दिस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि पहले पूरा कोड कर लेना, फिर उसको एक एक करके पेस्ट कर लेना, जो भी पार्ट हो जिसका भी, बेहतर ये रहेगा, क्योंकि ताकि फिर एरर्स वगैरह सॉर्टेड हो जाएं फिर ही आप पेस्ट करो, राइट। चलो, पार्ट पार्ट थ्री में कह रहा है भाई आप लोगों से डी क्यू, इट चेक्स इफ द क्यू इज एम्प्टी, वो चेक करता है कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है। अच्छा, अब क्यू एम्प्टी को चेक करने के बाद वो आप लोगों से बोल रहे थे फंक्शन आउटपुट से सूटेबल मैसेज एंड रिटर्न स्ट्रिंग एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी होगी, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी कब होगी हमारी, एक तरीके से जब समझ लो, जब आपकी हेड पॉइंटर की वैल्यू -1 होगी, ओनली देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्टी। अगर हेड पॉइंटर की वैल्यू -1 है, तो दैट मीन्स कि भाई वो आपकी क्यू एम्प्टी हो चुकी है। अब उसके अलावा क्या होगा, एल्स हम डी क्यू कहाँ से करते हैं, हम डी क्यू करते हैं बाई यूजिंग योर हेड पॉइंटर। अगर आपका हेड पॉइंटर, उसको इस्तेमाल करना है हम लोगों ने, हेड पॉइंटर जो है जहां पे भी पॉइंट कर रहा है उसको एक्सेस करो, एलिमेंट को उसको रिटर्न करवा दो, और हेड पॉइंटर की वैल्यू +1 करते जाओ, +1 करते जाओ। तो दैट्स द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर डी क्यू। और हर डी क्यू के अंदर एक चीज चेक करनी है, अगर +1 करते करते आप लोगों का हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर के बराबर हो जाए, दैट मीन्स कि योर क्यू इज नाउ कंप्लीटली एम्प्टी। अगर आपने +1 +1 करके करते करते आपने टेल पॉइंटर की तरफ आ गए हो,
तो उसका मतलब है पूरा एम्प्टी है, तो उसको हमें इनिशियलाइज करना होता है, वापस से री इनिशियलाइज करना होता है। तो लेट्स जस्ट क्रिएट द कोड नाउ। यहाँ पे हम लोग कोड बनाते हैं इसका। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ जाते हैं। तो डी क्यू के नाम से कोड बनाना था। और डी क्यू जो होता है इट्स लाइक नॉर्मल फंक्शन, जो कि आप लोगों को क्या चीज़ कर रहा है। सबसे पहली चीज़ आपने इसमें ग्लोबल लेनी है चीज़ें। तो ग्लोबल क्यू एरे पे चाहिए होगा ऑफ कोर्स। आपको इसमें टेल पॉइंटर चाहिए होगा जो बाहर वैल्यू है। आपको इसमें हेड पॉइंटर चाहिए होगा जो बाहर वैल्यू है। और अच्छा, मैंने कॉलन लगाया नहीं, देखो। कॉलन लगाना भूलना मत भाई। ओके, जब ये तीनों चीज़ें ले ली आप लोगों ने, व्हाट यू आर सपोज टू डू नाउ, यू आर सपोज टू चेक फर्स्ट कि क्या मेरे पास एम्प्टी है या कुछ ना कुछ है। इज इक्वल्स टू -1। अगर -1 के बराबर है देन आई एम सपोज टू रिटर्न। उन्होंने मैसेज को प्रिंट करने को बोला है या रिटर्न करने को बोला है? उन्होंने बोला रिटर्न एम्प्टी। ओके, तो बस आपने रिटर्न करना था एक तरीके से। इफ द क्यू इज एम्प्टी द फंक्शन आउटपुट अ सूटेबल मैसेज। एक सूटेबल मैसेज भी आउटपुट कर रहा है। अच्छा, एक सूटेबल मैसेज भी आउटपुट कर रहा है एंड रिटर्न्स द स्ट्रिंग एम्प्टी। अच्छा, दोनों चीज़ें करवानी है आप लोगों ने। मतलब आपको एक तरीके से एक सूटेबल मैसेज आउटपुट भी करने का बोल रहा है और आपने रिटर्न भी। तो सवाल को प्रॉपरली पढ़ा करो। देखो यहाँ पे वो आप लोगों से बोल रहा था आउटपुट, आउटपुट से सूटेबल मैसेज एंड रिटर्न्स द स्ट्रिंग एम्प्टी। तो लेट्स डू द बोथ द थिंग्स, दोनों काम कर लेते हैं हम। एक मैसेज भी दे देते हैं द क्यू इज एम्प्टी। और इसके साथ साथ आपने एक चीज़ रिटर्न भी करवानी है विच इज एम्प्टी। जनाब, ये सारे काम कर लिए आप लोगों ने। अब एल्स के अंदर आ जाओ। एल्स के अंदर क्या करने को बोल रहे हैं? इट्स बेसिकली आप लोगों को डी क्यू करना होता है, राइट। तो डी क्यूड एलिमेंट को हम लोग एक नाम दे देते हैं आइटम, या रिमूव्ड आइटम बोल देता हूँ मैं इसको। रिमूव्ड आइटम इज इक्वल्स टू, एरे पे जाओ, जहां पे भी आपका हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां से वैल्यू उठाओ, उसको एक तरीके से रिमूव्ड आइटम के अंदर ऐड कर दो, और अपने हेड पॉइंटर की वैल्यू को +1 करवाओ। सॉरी, +1 करवाओ। हेड पॉइंटर इक्वल टू हेड पॉइंटर +1। अच्छा, अब अपनी इफ की कंडीशन से बाहर निकलो। अपनी इफ की कंडीशन से हम बाहर निकलते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हमें हर हर दफ़ा जब भी डी क्यू कॉल होगा तो एक चीज़ चेक करनी है। इफ हेड पॉइंटर इज इक्वल्स टू टेल पॉइंटर, अगर हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर बराबर हो जाए, मतलब +1 +1 करते करते डी क्यू किया +1 हुआ, और डी क्यू किया +1 हुआ, और टेल पॉइंटर के बराबर आ जाता है, देन व्हाट यू आर सपोज टू री इनिशियलाइज। हेड पॉइंटर इज इक्वल्स टू -1 और टेल पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन थी 0। बस दैट्स इट, यू आर डन विद दिस कोड। जब सारे काम कर लो, यू आर जस्ट सपोज टू रिटर्न द वैल्यू। रिटर्न रिमूव आइटम, रिमूव आइटम, हमेशा रिटर्न को एंड में किया करो, क्योंकि जैसे रिटर्न हो जाता है तो फंक्शन रुक जाता है। चलो, तो दैट्स इट, यू आर डन विद द डी क्यू पार्ट एज वेल। इसको मैं जल्दी से कॉपी करके अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट पर डाल दूं आप लोगों के लिए। लेट्स पेस्ट दिस हियर। लेट्स रिमूव द डी क्यू इटैलिक पार्ट। इटैलिक को हटाने के लिए साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, और इस पूरे पार्ट को ना नीचे ही ले जाते हैं, क्योंकि वो हाफ हाफ आ रहा है ना। चलो, परफेक्ट हो गया, पूरा कोड आ गया मेरे पास एविडेंस डॉक्यूमेंट में। परफेक्ट। ओके, यू आर डन विद पार्ट ए, यू आर डन विद पार्ट बी। पार्ट टू करने के बाद आप लोगों से पार्ट बी में क्या रहा है आप लोगों को। इट्स रिलेटेड टू योर क्यू डाटा डॉट टी एक्स टी। एक फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का। हमारे पास फाइल मौजूद है क्यू डाटा डॉट टी एक्स टी। इस फाइल को भी ओपन कर लेते हैं अपने पास। ये आपने फाइल को भी ओपन करके देख लिया। कुछ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 1 5 6 8। कुछ वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। ओके, ठीक है। दे आर सेइंग अ शॉप सेल्स कंप्यूटर गेम्स, ईच गेम हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर। हर गेम जो है एक यूनिक उसका आइडेंटिफायर होता है ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। द टेक्स्ट फाइल क्यू डेटा डॉट टी एक्स टी कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ गेम आईडीज। वो कुछ पर्टिकुलर गेम आईडीज को, लाइक उसमें गेम आईडीज मौजूद हैं क्यू डेटा डॉट टी एक्स टी के अंदर। द प्रोसीजर रीड डाटा, एक प्रोसीजर बनाना है आप लोगों ने रीड डाटा के नाम से, विच रीड्स द डाटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल में से डाटा रीड करेगा एंड इंसर्ट ईच आइटम ऑफ डाटा इनटू एरे क्यू। क्यू के अंदर उसको ऐड करेगा, सही है। अच्छा, क्यू के अंदर ऐड करने का मतलब है यूर सपोज क्यू है, तो क्यू का मतलब ये नहीं कि बस तुम लोग एरे के कॉन्सेप्ट की तरह इसको कर दो भाई, इन क्यू करवाना है, सही है। इस चीज़ को दिमाग में रखना कि इन क्यू यूज़ करके आपने चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, ईजी है, बहुत ही सिंपल सा काम है। लेट्स जस्ट डू दैट। लेट्स डू डेफ रीड डाटा, read data, write program code for the procedure read data. Okay, perfect.
अब इसमें आप लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। द रीजन इज क्योंकि आप फाइल्स को एक्सेस कर रहे हो तो उसमें प्रॉपरली एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, और 6 मार्क्स का सवाल है। तो ऑफ कोर्स एक्सेप्शन हैंडलिंग के मार्क्स है इसमें, ऑल दो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग हमेशा करना है जब भी फाइल्स का कोई भी काम करो। तो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है जिसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको हम एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन कहते हैं एनी, एक तरीके से उस एरर को जो आप लोगों ने, एक तरीके से समझ लो अनप्लान्ड एरर्स जो होते हैं आप लोगों के। सही है जी। तो आपने ट्राई करना है, ट्राई के अंदर आप लोगों ने वो काम लिखना होता है जो भी चीज़ आप लोगों को उससे रिलेटेड है, फाइल से रिलेटेड। तो लेट्स जस्ट ओपन द फाइल फर्स्ट। फाइल इज इक्वल्स टू ओपन। ओपन कौन सी फाइल को करना है हम लोगों ने? हमने क्यू डाटा डॉट टी एक्स टी को ओपन करना है। क्यू डाटा डॉट टी एक्स टी को ओपन करने के बाद यू आर सपोज टू ओपन दिस इन रीड मोड। रीड मोड का मतलब होता है आर से स्पेसिफाई करते हैं उसको। जब आपने लाइन को, फाइल को ओपन कर लिया, व्हाट यू आर सपोज टू डू फॉर लाइन इन फाइल, ये भी कर सकते हो या तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो जितनी लाइंस थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइंस हैं 23, तो फॉर एक्स इन रेंज 23 करके रीड रीड लाइन कर सकते हो, हर एक एक लाइन को रीड कर सकते हो और उसको फिर डॉट स्ट्रिप करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली लूप के थ्रू कर रहा हूँ फॉर लाइन इन फाइल। जब ये चीज़ कर लो तो इसमें एक तरीके से ऑटोमेटिकली रीड होके लाइन के अंदर वैल्यूज आपकी आती रहती हैं। आपने इसको बस इनक्यू यूज़ करना है। इनक्यू किस तरीके से होगा? जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है इनक्यू, इनक्यू करवाना है। इट्स बेसिकली रिटर्निंग, इज इट रिटर्निंग एनी वैल्यू? नहीं, इनक्यू कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो जस्ट कॉल इट एज इट इज लाइन डॉट स्ट्रिप। दैट्स इट। इसको हम इनक्यू करते जाएंगे उसके अंदर, हर लूप के अंदर। जब ये सारी चीज़ें इनक्यू हो जाएं, यूर जस्ट सपोज टू क्लोज द फाइल, फाइल डॉट क्लोज। फाइल को क्लोज करने के बाद आप लोगों ने इनक्यू कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेते हैं इसकी। एक्सेप्ट आईओ एरर। आईओ एरर्स वो होते हैं जो कि फाइल से रिलेटेड होते हैं। इसमें आप लोगों ने एक पर्टिकुलर एरर को प्रिंट करवाना है कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके से। ये काम भी आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया। ठीक है जनाब, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। रीड डाटा भी एक तरीके से हमारा बन चुका है। अब ना चीज़ों को टेस्ट कर लिया करो। लेट्स फर्स्ट टेस्ट कि मेरा ये रीड डाटा सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। रीड डाटा कॉल करते हैं। रीड डाटा जैसे ही कॉल होगा तो मेरे क्यू वाला जो एरे है ना, उसमें सारी वैल्यूज आ जानी चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू प्रिंट क्यू। इसको हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे और टेस्ट करते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। देखो बिल्कुल परफेक्टली मेरा एरे है। इस चीज़ को रिमूव कर दिया करो। देखो जितनी वैल्यूज थी उसके अंदर वो इनकी हो गई हैं, बाकी एम्प्टी है हमारे पास। तो बिल्कुल परफेक्ट कोड काम कर रहा है। ओके, अभी फिलहाल इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसने हमें कॉल करने को नहीं बोला। ओह वेट, अच्छा, सिर्फ रीड डाटा बनाने को बोला था अभी फिलहाल। तो हमने रीड डाटा बना लिया है, कोड को चेक भी कर लिया है, हाँ बिल्कुल सही काम कर रहा था। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी। कोई अगर एरर आए तो एरर्स को सॉर्ट किया करो, ये नहीं कि घबरा जाओ एरर से। इटैलिक हटाया, फाइल साइज इंक्रीज किया उसका, फॉन्ट साइज इंक्रीज किया। पार्ट सी में अब आप लोगों से क्या कह रहा है? मेरा रीड डाटा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। पार्ट सी में आप लोगों से कह रहा है सम गेम आईडीज अपीयर्स इन टेक्स्ट फाइल मोर देन वंस। कुछ ऐसी आईडीज हैं जो कि मोर देन वंस अपीयर हो रही हैं इन माई फाइल। यहाँ पे ना कुछ ऐसी फाइल्स हैं, जैसे कुछ देख लेते हैं। 8512, 8512 2 टाइम्स आई है, 3 टाइम्स आई है, 3 दफ़ा तो ये मैं मुझे दिख गई, 4 दफ़ा दिख गई। तो इट्स लाइक 4 टाइम्स तो मुझे दिख रही है, राइट? और भी होंगी ये 5 6, अराउंड 6 टाइम्स मुझे 8512 दिखा है अभी तक। और भी हो सकती हैं। तो अभी फिलहाल अजम्पशन कर लेते हैं कि एक समझने के लिए वो बोल रहा है आप लोगों से कि मल्टीपल टाइम्स वो आ सकती हैं, मोर देन वंस इन अ फाइल। द प्रोग्राम नीड्स टू टोटल द नंबर ऑफ टाइम्स ईच गेम आईडी अपीयर्स इन द टेक्स्ट फाइल। एक आईडी कितनी दफ़ा आई है उस चीज़ को देखना चाह रहा है। द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, एक रिकॉर्ड है आप लोगों के पास। रिकॉर्ड डेटा हैज़ द फॉलोइंग फील्ड्स। कुछ फील्ड्स हैं रिकॉर्ड के अंदर, आप लोगों के पास कौन कौन से फील्ड्स हैं? यहाँ पे आपके पास एक तरीके से समझ लो आईडी है। आईडी हमारे पास मौजूद है, आईडी अ स्ट्रिंग टू स्टोर द गेम आईडी। परफेक्ट। और हमारे पास टोटल के नाम से एक वो है, एन इंटीजर टू स्टोर द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स गेम आईडी अपीयर्स इन द टेक्स्ट फाइल। ठीक है जनाब। तो दो चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं हमारे पास, एक रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड डेटा के नाम से, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक आईडी और एक टोटल, इंटीजर वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू। राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर रिकॉर्ड डेटा। अच्छा, अब रिकॉर्ड डेटा को डिक्लेयर करने को बोला, तो रिकॉर्ड जो बनता है वो क्लास के थ्रू बनता है। तो लेट्स जस्ट डू दैट। रिकॉर्ड डेटा जिसके अंदर आप लोगों ने पब्लिक एट्रीब्यूट्स बनाने होते हैं। तो फर्स्ट लेट्स डिक्लेयर देम। पब्लिक, वी हैव आईडी कॉलन स्ट्रिंग। आईडी जो है वो स्ट्रिंग है। एंड देन वी हैव वन मोर
एट्रीब्यूट हेयर पब्लिक टोटल के नाम से कॉलन इंटीजर। चलो ये काम हो गया आप लोगों का। इसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है अपना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। इनिट का ख्याल रखना भाई बराए मेहरबानी। और इसमें आपने दो चीज़ें लेनी है एक तरीके से। एक आपने लेना है आईडी पैरामीटर, और आपने लेना है टोटल पैरामीटर। ये दोनों चीज़ें लेने के बाद इनको असाइन कर देते हैं। पब्लिक है तो सेल्फ डॉट आई डी इज इक्वल्स टू आई डी पी सेल्फ डॉट टोटल इज इक्वल्स टू टोटल पैरामीटर वाली वैल्यू। इस तरीके से आपने एक रिकॉर्ड को क्रिएट करना था। दैट्स इट, यू आर डन विद दिस रिकॉर्ड इज वेल। आपने रिकॉर्ड बना दिया, इसको बस कॉपी करो अपने इस पार्ट में डाल दो जाके। सी पार्ट आई है ये, सी पार्ट आई। ये आ गया आपकी रिकॉर्ड डेटा टाइप। इसको हमने साइज इंक्रीज किया थोड़ा, विजिबल हो जाए। लेट्स मूव ऑन। ओके, यू आर डन विद पार्ट आई। नाउ दे आर सेइंग द ग्लोबल 1D एरे एक 1D एरे है रिकॉर्ड्स के नाम से, विच स्टोर्स अप टू 50 आइटम्स ऑफ टाइप रिकॉर्ड डाटा। अब 50 आइटम स्टोर कर रहा है वो रिकॉर्ड डाटा के, ठीक है। द ग्लोबल वेरिएबल नंबर रिकॉर्ड्स, द ग्लोबल वेरिएबल एक ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल है नंबर रिकॉर्ड्स के नाम से, स्टोर्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स करेंटली इन द एरे। स्टोर कर रहा है कि क्या चीज़ स्टोर कर रहा है कि भाई कितने रिकॉर्ड आप लोगों के पास एरे के अंदर मौजूद हैं। रिकॉर्ड्स एंड इनिशियलाइज टू जीरो, सही है, उसको हमने जीरो से इनिशियलाइज करना, ग्लोबल वेरिएबल है, परफेक्ट हो गया। राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को डिक्लेयर करो और नंबर रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर करो। सही है जी, जल्दी से कर देते हैं भाई यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहली चीज एरे किस तरीके से बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिकॉर्ड्स के नाम से हमने एरे बनाना है, जिसको आप लोगों ने एम्प्टी रखना है। एम्प्टी रखने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, इसके अंदर हम अपेंड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर एक्स इन रेंज 50, 50 टाइम्स मुझे इसके अंदर अपेंड करवाना है। क्या चीज अपेंड करवानी है, एक रिकॉर्ड इनिशियलाइजेशन। रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड, अपेंड क्या होता है, एरे के अंदर ऐड करते जाओ। क्या ऐड करना है, रिकॉर्ड डाटा, बेसिक इनिशियलाइजेशन स्ट्रिंग की और उसकी। इस तरीके से आपने इनिशियलाइज करना होता है अपने रिकॉर्ड वाले एरे को। यहाँ पे इसको ग्लोबल कर दो, ग्लोबल रिकॉर्ड्स। ये काम कर दिया आपने। एक और ग्लोबल बनाना है आप लोगों ने, विच इज नंबर रिकॉर्ड्स के नाम से वेरिएबल है, नंबर रिकॉर्ड्स। ये काम भी कर दिया। आपने एक एम्प्टी एरे बनाया, उस एम्प्टी एरे के अंदर अपेंड करते गए। अब आपने ये गलती नहीं करना कि यहाँ पे रिकॉर्ड डेटा बेसिक इनिशियलाइजेशन लिख के मल्टीप्लाई करवा दिया 50 से, तो वो गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ वो गलत हो जाएगा, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। आप लोगों ने क्या करना था, फॉर एक्स इन रेंज 50 रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड। इस तरीके से हम लोग एक नया नया रिकॉर्ड उसमें एम्प्टी बेसिक इनिशियलाइजेशन करवा देंगे। सही है जनाब, ये आप लोगों ने यहाँ पर इसकी रिकॉर्ड बना दिया, उसको क्रिएट भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया। यहाँ पे आपने इसको डिक्लेयर भी करना है। लेट्स डिक्लेयर दैट इन कमेंट्स। डिक्लेयर रिकॉर्ड्स कॉलन एरे 1, सॉरी 0:49, 50 चाहिए थे, ऑफ रिकॉर्ड डाटा। इस तरीके से आपने इसकी डिक्लेरेशन भी कर दी। डिक्लेरेशन हो गई, बेसिक इनिशियलाइजेशन हो गई, सारे काम आप लोगों के हो चुके हैं। लेट्स गो टू योर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे पार्ट सी आई आई पे जाओ, यहाँ पे जाओ, जाने के बाद इसको इटैलिक हटाओ, अपेंड हटाओ उसका, इटैलिक हटा के फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो। परफेक्ट हो गया, ये काम कर दिया आप लोगों ने। पार्ट 2, नाउ दे आर सेइंग कुछ टोटल डाटा से रिलेटेड बात कर रहे हैं वो आप लोगों से। एक इन्होंने प्रोसीजर आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे, एक कंप्लीट जो जो चीज़ें वो कह रहे हैं बस हम उसी तरीके से करेंगे यहाँ पे। टोटल डाटा के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है, प्रोसीजर मौजूद है, ठीक है जी। क्या कह रहा है, द pseudocode algorithm for procedure uses for the procedure total data uses DQ। आप लोगों को क्या इस्तेमाल कर रहा है, DQ को इस्तेमाल करता है। और DQ को इस्तेमाल करने के बाद वो आप लोगों से टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द क्यू, एक क्यू के आइटम को रिमूव करेगा। चेक्स वेदर रिकॉर्ड डाटा विद द रिटर्न आईडी एग्जिस्ट इन रिकॉर्ड। सही है, मतलब रिकॉर्ड के अंदर टेस्ट करो। चेक्स वेदर रिकॉर्ड डाटा विद द रिटर्न आईडी, उसी आईडी को जो हम लोगों ने अभी डीक्यू हुई है उसको टेस्ट करना है आप लोगों ने, विद द रिटर्न आईडी एग्जिस्ट इन रिकॉर्ड्स। एक एलिमेंट को डीक्यू करो, डीक्यू करने के बाद उसको टेस्ट करो। हर एक एक रिकॉर्ड्स में जाके चेक करो कि क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्या ये वाली आईडी एग्जिस्ट करती है आपके रिकॉर्ड डाटा के अंदर।
in your records array. Okay, increment the total for that ID in the record if the ID already exists. ठीक है. Creates a new record and stores it in records if the ID does not exist. अच्छा, अगर वो exist नहीं करती होगी तो क्या करेगा वो? उसी को एक तरीके से एक नया रिकॉर्ड बना के वो एक रिकॉर्ड बनाने के बाद रिकॉर्ड्स में डाल देगा. बेसिक काम है, जल्दी से कर लेते हैं. वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे आपको करके भी दिखाई हुई है. कर क्या रहा है, टोटल डेटा के नाम से प्रोसीजर बनाना है. तो लेट्स जस्ट डू दैट. डेफ टोटल डेटा. कोई भी पैरामीटर नहीं है इसके अंदर, टोटल डेटा बस आप लोगों ने करना है, जिसमें वो आप लोगों से बेसिक आप लोगों से बोल रहा है. देखो इसमें मुझे अपना जो नंबर रिकॉर्ड्स है यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर रहा है वो नंबर रिकॉर्ड्स को. तो मुझे नंबर रिकॉर्ड्स को जो बाहर वैल्यू मौजूद है ग्लोबल हुई हुई है उसको मुझे इस्तेमाल करना है. तो लेट्स जस्ट डू दैट. नंबर रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे. मुझे अपना रिकॉर्ड वाला एरे चाहिए होगा जिसमें मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स बने हुए होंगे. उसको मुझे हर एक एक को टेस्ट भी करना होगा, चेक करना होगा कि क्या ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है जो भी चीज़ लिखी हुई है या नहीं हुई है. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद वो क्या कह रहा है आप लोगों से, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि आप लोगों ने डी क्यूड एलिमेंट को बनाना है विच इज़ नोन एज डेटा एक्सिस्ट यहाँ पे. तो लेट्स डू दैट. डेटा, इस लाइन को मैं कर रहा हूँ डेटा एक्सिस्ट डी क्यू. हमने जो डी क्यू बनाया हुआ है उसको हम कॉल कर देते हैं यहाँ पे. तो जो भी एलिमेंट होगा हमारे पास जो सबसे पहला एलिमेंट आया होगा अपने क्यू के अंदर उसको हम डी क्यू कर देंगे. ठीक है. तो ये चीज़ आपने डी क्यू कर दी. डी क्यू करने के बाद आपने अपना फ्लैग बनाना है विच इज़ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स. लेट्स डू दैट. फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स की बेसिक इनिशियलाइजेशन ये वाली लाइन भी हो गई. अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहा है आप लोगों से, इफ नंबर रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू जीरो. इफ नंबर रिकॉर्ड इक्वल्स टू जीरो, अगर उसकी नंबर रिकॉर्ड जीरो है देन व्हाट यू आर सपोज टू डू. यू आर सपोज टू, अगर नंबर रिकॉर्ड जीरो है आपने क्या करना है, नंबर रिकॉर्ड पे जाना है, एक एरे पे जाना है जहाँ पे भी नंबर रिकॉर्ड मौजूद है, डॉट आईडी, उसके आईडी के अंदर स्टोर करना है जो डाटा एक्सेस वाली चीज़ है आप लोगों की. सही है. जो उस पर रिकॉर्ड मौजूद था ना पहले एलिमेंट पे हमने जो इनिशियलाइजेशन करवाई हुई है उसकी आईडी को चेंज करके डाटा एक्सेस वाला कर देना है आप लोगों ने. ओके, लेट्स डू दैट. तो रिकॉर्ड्स एरे पे जाओ, जहाँ पे भी नंबर रिकॉर्ड्स पॉइंट कर रहा है उधर जाओ, उसकी डॉट आईडी को एक्सेस करो, वहाँ पे स्टोर कर दो डाटा एक्सेस को. एरे पे जाओ, एरे पे जाओ, नंबर रिकॉर्ड्स जहाँ पे भी अभी जिस रिकॉर्ड पे भी हो उसके टोटल पे जाओ, वहाँ पे वैल्यू कर दो वन. ठीक है. तो अगर आपका ये बेसिक इनिशियलाइजेशन नहीं हुई भी होगी तो फिर आपका एरे ही काम नहीं करेगा सही से. ठीक है, ये वाला आप टोटल डाटा नहीं कर पाओगे. चलो ये काम कर दिया. जब ये काम कर दो अपने फ्लैग को ट्रू कर दो. जो बोल रहा है बस मैं वो कर रहा हूँ अभी फिलहाल. अच्छा, जब ये काम हो जाए और एक रिकॉर्ड अगर ऐड हो जाए देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, नंबर रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू नंबर रिकॉर्ड्स प्लस वन. ओके, अब सेकंड रिकॉर्ड की हम बात करेंगे. इसका मतलब है अब इसके अंदर क्या करना है, एल्स की स्टेटमेंट. एल्स. अच्छा, एल्स के अंदर आप लोगों से क्या करवा रहा है यहाँ पे, अम, एक तरीके से एक फॉर का लूप चला रहा है वो आप लोगों से जीरो से नंबर रिकॉर्ड्स माइनस वन. क्योंकि पाइथन है, पाइथन के अंदर वी डोंट नीड टू डू माइनस वन वाली कॉन्सेप्ट क्योंकि ऑटोमेटिकली वो अप टिल बट नॉट इंक्लूडिंग वाली लॉजिक को फॉलो करता है वो लूप्स के अंदर. तो लेट्स जस्ट डू दैट. तो फॉर एक्स इन रेंज, जीरो से स्टार्ट करो और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तक जाओ. जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, अगर तीन रिकॉर्ड्स हैं तो वो तीन उसमें जाएगा. तीन, जीरो को चेक करेगा, वन को चेक करेगा, टू को चेक करेगा. इस तरीके से वो काम करवा रहा है. अच्छा, जहाँ पे भी नंबर रिकॉर्ड्स की वैल्यू होगी उसको उधर तक जाना है इसने. उधर तक जाने के बाद क्या करना है भाई, इफ रिकॉर्ड एक्स डॉट आई डी इज इक्वल टू डाटा एक्सिस्ट. अब यहाँ पे इफ की कंडीशन बनेगी, इफ रिकॉर्ड्स, हर एक एक एलिमेंट को चेक करने को बोल रहा है वो, हर एक एक रिकॉर्ड को चेक करो. इफ रिकॉर्ड एक्स डॉट आई डी इज इक्वल्स टू डाटा एक्सिस्ट, जो आपने डी क्यू करवाया था, इक्वल्स टू सॉरी, इज इक्वल्स टू डाटा एक्सेस. जब कंपेयर हो जाए उसके बाद आप लोगों ने क्या करना, टोटल में ऐड करते जाओ, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के टोटल में ऐड करते जाओ. तो लेट्स डू दैट. रिकॉर्ड एक्स डॉट टोटल इज इक्वल्स टू रिकॉर्ड्स एक्स डॉट टोटल प्लस वन. तो हमने टोटल के अंदर ऐड कर देगा और अपने फ्लैग को यहाँ पे क्या कर दो, ट्रू कर दो.
चलो फ्लैग भी ट्रू कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, दैट्स इट, अपनी इफ की कंडीशन से बाहर निकलो। हम इफ की कंडीशन से बाहर निकले, इफ की कंडीशन से बाहर निकलने के बाद एल से बाहर निकले। वो आप लोगों से कह रहा है इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। अब आपने क्या करना है, अगर फ्लैग फॉल्स हो, फ्लैग फॉल्स होने का मतलब क्या है, फ्लैग फॉल्स होने का ये मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है देन यू आर सपोज टू मेक अ इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स। अगर मेरा फ्लैग जो है, इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे समझो इस चीज़ को, अगर फ्लैग फॉल्स है दैट मीन्स कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, ऑलरेडी वो एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारी ये ऊपर वाली जो फॉर की कंडीशन है, फॉर लूप के अंदर जो कंडीशन थी वो ट्रू नहीं हुई है, एक तरीके से समझ लो। तो दैट मीन्स कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आपने रिकॉर्ड बनाना है, तो रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, एरे पे जाओ, जहाँ पे भी आपका नंबर रिकॉर्ड्स पॉइंट कर रहा है उसकी आईडी पे जाओ, वहाँ पे स्टोर कर दो डाटा एक्सेस वाली चीज़। फिर रिकॉर्ड्स पे जाओ, नंबर रिकॉर्ड्स पे जाओ, उसके टोटल में स्टोर कर दो, डॉट टोटल के अंदर स्टोर कर दो वन वाली चीज़, और नंबर रिकॉर्ड्स को +1 कर दो। जो उसने बोला मैंने करता गया। ओके यू आर डन विद दिस पार्ट। आपने पूरा टोटल डेटा वाला प्रोसीजर लिख लिया। लेट्स कॉपी दिस पूरा हिस्सा, गो टू टू सी पार्ट 3, राइट, सी पार्ट 3, परफेक्ट। तो सी पार्ट 3 पे चलते हैं। ये आ गया टोटल डेटा का कोड आपका, इटैलिक से हटाओ उसको और साइज इंक्रीज कर दो। परफेक्ट हो गया जनाब। ये काम कर दिया आप लोगों ने। लेट्स गो बैक तो ये पार्ट डी। पार्ट डी में आप लोगों से कह रहा है द प्रोसीजर आउटपुट रिकॉर्ड्स। एक प्रोसीजर है हमारे पास आउटपुट रिकॉर्ड्स के नाम से, विच आउटपुट्स द आईडी एंड टोटल ऑफ ईच रिकॉर्ड्स इन रिकॉर्ड्स। एक फॉर्मेट के अंदर आईडी लिखा हुआ है, फिर 1234 लिखा हुआ है, 12 लिखा है, 4 लिखा हुआ है। रिकॉर्ड्स को आपने एक तरीके से प्रिंट करना है। बहुत ही सिंपल काम है। रिकॉर्ड डेटा टाइप, रिकॉर्ड एरे को एक्सेस करके रिकॉर्ड डॉट आई डी को एक्सेस करो, उसको प्रिंट कर दो टोटल, फिर उसके बाद टोटल को प्रिंट कर दो। बहुत ही सिंपल काम है। लेट्स जस्ट डू दैट। डेफ आउटपुट, आउटपुट रिकॉर्ड्स के नाम से प्रोसीजर बनाने को बोला उसने। तो यहाँ पे हम प्रोसीजर बनाते हैं, जिसके अंदर क्या करना है, इस फॉर्मेट में आप लोगों ने प्रिंट करना है इसको। तो इसमें हमें ग्लोबल नंबर रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे, फॉर सारे तो नहीं करने, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उतने ही करने। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एक्स इन रेंज नंबर रिकॉर्ड्स तक अपने लूप को चलाना है, अप टिल नंबर रिकॉर्ड्स बट नॉट इंक्लूडिंग नंबर रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो फ्री स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। फॉर एक्स इन रेंज नंबर रिकॉर्ड्स। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने उसको प्रिंट करना है एक तरीके से। तो लेट्स फर्स्ट, चलो प्रिंट कर देते हैं डायरेक्टली। जिसके अंदर अब आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले आनी चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए आईडी। तो लेट्स डू आईडी कॉमा, कंकैटिनेशन भी कर सकते थे इसमें। और इसके बाद आएगा आप लोगों का एरे पे जाओ, उसकी आईडी को प्रिंट करो, कॉमा, टोटल लिखा हुआ है, टोटल के बाद लिखा हुआ आए रिकॉर्ड्स एक्स डॉट टोटल वाली चीज़। ये डन विद दिस पार्ट, दैट्स इट जनाब। Okay, you're done with this. Let's copy this as well. Go back to your Word document, and here you go with part D. यहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया, इटैलिक से हटाया, फॉन्ट साइज इंक्रीज किया। लेट्स गो बैक टू योर पाइचार्म। अच्छा, नाउ दे आर सेइंग इन पार्ट ई कि द मेन प्रोग्राम नीड्स टू कॉल रीड डाटा। आपने रीड डाटा को कॉल करना है, टोटल डाटा को कॉल करना है, आउटपुट रिकॉर्ड्स को कॉल करना है। तो फर्स्ट लेट्स कॉल रीड डाटा, जिससे आपके फाइल के अंदर सारी डाटा आ जाएगा, फाइल से डाटा क्यू के अंदर आ जाएगा। देन योर टोटल डाटा एंड देन योर आउटपुट रिकॉर्ड्स। तो टोटल डाटा से सारी टोटलिंग करेगा, वो टोटलिंग करने के बाद अगर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती होगी रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड बनाएगा। रिकॉर्ड बनाने के बाद वो आउटपुट रिकॉर्ड्स फिर उसको आउटपुट करके दिखाएगा आपको। तो ये तीनों चीज़ें आपने कॉल करनी थी। लेट्स जस्ट टेक दिस। अगर कोई एरर आएगा फिर आपने उसको उसी के मुताबिक सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर आए आप, पार्ट ई आई पे आ जाओ। यहाँ पे आपने अपने डाटा को डाला, इटैलिक से हटाया, फाइन इंक्रीज किया साइज। लेट्स गो बैक टू योर पाइचार्म। ओके you're done with this, test your program, take a screenshot of the output, let's run the code। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों का एक एरर आ रहा है, देयर सेइंग नंबर रिकॉर्ड इज नॉट डिफाइंड। देखो कोई मसले की बात नहीं है, एरर आ रहा है तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, कहाँ पे एरर आ रहा है, टोटल डेटा के अंदर कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। नंबर रिकॉर्ड इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड का मतलब है कि मैं या तो ग्लोबल करना भूल गया हूँ। लेट्स सी दैट।
टोटल आपने यहाँ पे देखो डिफाइन नहीं किया हुआ हमने। बेसिक इनिशियलाइजेशन करते वक्त ना टोटल डाटा के अंदर नंबर रिकॉर्ड्स को इनिशियलाइज करना था, विच इज नंबर रिकॉर्ड्स जीरो से। वो काम नहीं किया हुआ हम लोगों ने, इनिशियलाइजेशन। जब तक ये इनिशियलाइज ही नहीं किया हुआ था तो वो डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ था, एक तरीके से है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इज नॉट डिफाइंड मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो ये आपने काम करना था। इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में चलते हैं जहाँ पे हमने इसको टोटल डाटा के लिए डिक्लेयर किया था। तो एक अच्छी एग्जांपल होगी तुम लोगों के सामने, चलो, जिसमें आप लोगों को उससे घबराना नहीं है। यहाँ पे इसको डाल देते हैं। ये आ गया आपका नंबर रिकॉर्ड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जनाब। तो एरर से घबराने वाली चीज़ नहीं थी, आपने एरर्स को पढ़ना है, उसको समझ के सॉल्व करना है। देखो एरर्स आएंगे क्योंकि देखो एग्जाम प्रेशर है, हर चीज़ है, एरर्स आएंगे, उसको सॉर्ट आउट करना आना चाहिए बस। इज नॉट डिफाइंड का मतलब ये था कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेट्स रन द कोड। अब देखो, अभी भी मेरा आंसर सही नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही आईडी 1 2 3 4 टोटल वन, एक ही सिर्फ आईडी दे रहा है। इट्स लाइक उसको कितनी देनी चाहिए, जितनी भी उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, राइट। अब हम इसको सही करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फॉर एक्स इन रेंज, अब मुझे टेस्ट करना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे गलती आ रही है, किस किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों ने गलती की है कि ये चीज़ सही नहीं कर रहा है एक तरीके से। लेट्स रीरन द कोड। सिर्फ एक ही आईडी आ रही है विच इज़ 1 2 3 4। तो क्यू डाटा के मुताबिक सिर्फ एक ही हमारे पास 1 2 3 4 वाली वैल्यू है, विच इज़ सिर्फ एक ही वो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गलती है। तो हम ना एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू सी कि हमारा नंबर रिकॉर्ड्स कितने हैं यहाँ पे। सही है, लेट्स डू। टोटल डाटा करने के बाद ना मुझे नंबर रिकॉर्ड्स को कैलकुलेट करना है। नंबर रिकॉर्ड्स को प्रिंट करके देखता हूँ कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डू आई हैव। प्रिंट नंबर रिकॉर्ड्स। देखो, मतलब इसका ये कि एक ही नंबर रिकॉर्ड है मेरे पास, और इसके अलावा उसने टोटल डाटा के अंदर कोई ना कोई मसला है। इसका ये मतलब है कि भाई टोटल डाटा के अंदर कोई हमारा इश्यू हुआ है, और हमने टोटल डाटा के अंदर कोई प्रॉब्लम की हुई है जिसकी वजह से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, उसमें +1 नहीं हो रहा। सही है। चलो, ये चीज़ देख ली, और अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि भाई वो क्या। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, उसने कहा है कॉल टोटल डेटा फॉर ईच एलिमेंट इन द क्यू। जितने आप लोगों के एलिमेंट्स हैं ना, उतनी दफ़ा आपने टोटल डेटा को कॉल करना है। ये चीज़ हमने देखा कि भाई ये सिर्फ एक ही दफ़ा टोटल डेटा को हम कॉल कर रहे थे, तो वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। नाउ देयर सेइंग, हमने इस चीज़ को नहीं पढ़ा मैंने, कि भाई फॉर ईच एलिमेंट इन द क्यू, हर एक एक एलिमेंट के लिए, फॉर ईच एलिमेंट इन द क्यू, जितने भी क्यू के अंदर एलिमेंट्स हैं, उतनी आप लोगों ने उतनी दफ़ा एक तरीके से टोटल डाटा को आप लोगों ने कॉल करना है। आप टोटल डाटा को कॉल किस तरीके से करेंगे, देखो, टोटल डाटा जो है वो डीक्यू कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली। तो टोटल डाटा को रोकना कब है? सही है। हमारे हेड पॉइंटर की वैल्यू डीक्यू होगी, +1 होगी, फिर डीक्यू होगी, फिर +1 होगी, फिर डीक्यू होगी, फिर +1 होगी। तो मेरे हेड पॉइंटर की वैल्यू जब तक -1 के बराबर नहीं हो जाती, जब तक मुझे अपने टोटल डाटा को कॉल करते रहना है। तो ये चीज़ मुझे सिर्फ एक दफ़ा नहीं करनी थी, ये चीज़ इसका मुझे बार बार करवानी थी। तो ये एक चीज़ और इम्प्रूव हो गई हमारी, विच इज़ इस चीज़ को बार बार करना है। तो वाइल हेड पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1, इज नॉट इक्वल टू -1, जब तक वो -1 के बराबर ना हो, आप टोटल डाटा को कॉल करते जाओ। इसका मतलब है जब तक सारे एलिमेंट्स डी क्यू ना हो जाए, टोटल डाटा को कॉल करते जाओ। तो दैट्स इट, बिल्कुल हम हमारा परफेक्ट हो गया, सारी चीज़ें हमने देख ली। लेट्स रिमूव दिस पार्ट, लेट्स कॉपी दिस पार्ट। इसको कॉपी करते हैं, एविडेंस डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, इसको अपडेट करते हैं हम अपने पास यहाँ पे। उन्होंने बोला था फॉर ईच एलिमेंट, तो आपने उसके लिए हर एक एक चीज़ को कॉल करना था। तो देखो, लेट्स रन द कोड। फिर अगर कोई एरर आता है, देखो बिल्कुल परफेक्टली कोड अब काम कर रहा है हमारा। सारे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब यहाँ पे हमारे पास आ गए। जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड उसने बना दिए। जो रिपीट हो रहे थे उनको छोड़ दिया, उनको काउंटिंग कर दी। जैसे 8 5 1 2 6 टाइम्स रिपीट हो रहा था, उसकी यहाँ पे काउंटिंग कर दी उसने। सही है जनाब। तो देखो, क्या चीज़ सीखने को मिल रही है इससे, कि एरर्स आना इज़ नॉट अ बिग थिंग। कोई चीज़ मिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने इस चीज़ को सोचना है कि भाई इसका मैं सोल्यूशन क्या है इसका, उसके मुताबिक सोचो। इज़ नॉट डिफाइंड मतलब मैंने इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। आंसर सही नहीं आ रहा, एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, नंबर रिकॉर्ड को देखा एक ही था, तो इसका मतलब है वो बार बार कॉल करना चाहिए आपको, ताकि वो पर ईच एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कर सकें। तो ये काम भी आप लोगों ने कर दिया। बस इसको उन्होंने पार्ट 2 में बोला टेस्ट ये प्रोग्राम, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो लेट्स जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड लेट्स गो बैक टू योर पार्ट ई। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया जनाब। अब ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 डन, कंप्लीट पूरा। हर एक चीज़ को देख लिया करो, सही से कॉपी किया हुआ है। बेहतर यही सजेस्ट करूंगा मैं
कि एक पूरा पार्ट करने के बाद जब आंसर आ जाए उसके बाद ही तुम लोग उसको कॉपी पेस्ट किया करो। सही है। Let's go back to your question. You're done with question 2 as well. Now you have question number 3, which is related to your um, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्लोज दिस। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखना, ये चीज़ जो है ना आप लोगों की करंट फाइल पे होना ज़रूरी है, ताकि वही फाइल रन हो जिस फाइल पे तुम हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी करेक्टर वाली। इसको ज़रा रीड करें हम यहाँ पे पहले। A computer game is written using object oriented programming। आप लोगों का कंप्यूटर गेम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के उसके मुताबिक इन्होंने लिखा हुआ एक तरीके से ना, लाइक उसको लिखना है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। द गेम हैज मल्टीपल कैरेक्टर्स। गेम के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स मौजूद होंगे दैट कैन मूव अराउंड द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन के लाइक ऑन स्क्रीन वो मूव कर सकते हैं। ठीक है। द क्लास करेक्टर, एक क्लास हमारे पास करेक्टर मौजूद है विच स्टोर्स द डाटा अबाउट द करेक्टर। ईच करेक्टर हैज़ अ नेम। हर करेक्टर का एक नेम है, उसकी एक्सपोजिशन है विच इज़ बेसिकली नोन एज हॉरिजॉन्टल पोजिशन, और एक उसकी वाई करंट वाई है विच इज़ नोन एज वर्टिकल पोजिशन। परफेक्ट। करेक्टर है, तीन एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर, नेम है, एक्सपोजिशन, वाई पोजिशन। स्टोर्स द नेम ऑफ द करेक्टर एज अ स्ट्रिंग। परफेक्ट। स्टोर्स द एक्सपोजिशन एज एन इंटीजर। परफेक्ट। कंस्ट्रक्टर है हमारे पास विच इनिशियलाइजेस नेम, एक्सपोजिशन एंड वाई पोजिशन टू इट्स पैरामीटर वैल्यू। परफेक्ट। गेट पोजिशन, गेट वाई पोजिशन दोनों सेम है, कोई मसला नहीं। सेट एक्सपोजिशन थोड़ा सा अजीब सा है, जिसमें वो कह रहा है एड्स द पैरामीटर टू द एक्सपोजिशन, वैलिडेट्स, वैलिडेट्स भी करता है दैट द न्यू एक्सपोजिशन इज बिटवीन 0 and 10,000। तो सेटर के अंदर आप लोगों ने इसको वैलिडेट भी करवाना है कि ये जो है वो इट शुड बी बिटवीन 0 and 10,000 वाली चीज़। सही है। ओके परफेक्ट। इंक्लूसिव मतलब इफ द न्यू वैल्यू इज बिटवीन 0 and 10,000 ओनली देन यू आर सपोज टू ऐड इट। सही है जी। ओके। और अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो हमने उसको 10,000 ही रखना है। ऑफ कोर्स देखो एक्सपोजिशन है, अगर तुम एक स्क्रीन है तुम्हारे पास, उससे तुम राइट 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 जाते रहोगे तो इसका मतलब है 10,000 तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तुम मैक्सिमम वैल्यू से और राइट जाने की कोशिश करोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू पे ही कैप कर देगा तुम्हें। सही है। कैप करने का मतलब है वो रोक देगा उस चीज़ को। और अगर उससे जीरो हो जाएगी, जीरो से तुम कम करना चाहोगे, ऑफ कोर्स जीरो से तुम नेगेटिव में तो नहीं जा सकते ना, जीरो ही तुम्हारे सबसे कम वैल्यू होगी। तो अगर जीरो से कम वैल्यू होगी देन यू आर सपोज टू कैप इट, उसको अपने रोकना है जीरो पे ही। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक्सेप्ट ये करना है कि सिर्फ 0 से 10,000 वाली वैल्यूज को। उसमें ये मतलब है कि अगर 10,000 से बढ़ जाए तो उसको 10,000 ही रखो, जीरो से कम हो जाए तो इसको जीरो ही रखो। इनके अलावा बाकी जो नॉर्मल वैल्यूज आएंगी उनको एज इट इज लेते रहो। ओके। सेट, एक तरीके से वो क्या कह रहे हैं, सेट वाई पोजीशन, वही सेम चीज, वही सेम कॉन्सेप्ट। मूव कह रहा है टेक्स अ डायरेक्शन एज अ पैरामीटर एंड कॉल्स आइदर सेट एक्स पोजीशन और सेट वाई पोजीशन विद एन इंटीजर वैल्यू। परफेक्ट। Part EI के अंदर they are saying the right program code to declare the class character and its constructor, do not declare any other method। अभी आप लोगों ने कोई मेथड को डिक्लेयर नहीं करना है जनाब। यूज योर ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके परफेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर, क्वेश्चन 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स जस्ट फर्स्ट गेट स्टार्टेड विद दी क्लास। क्लास बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स डिक्लेरेशन करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं। क्लास करेक्टर जिसमें कोई भी इनहेरिटेंस का भी फिलहाल तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तीन पैरामीटर्स हैं, प्राइवेटली डिक्लेयर करने, प्राइवेट नेम कॉलन स्ट्रिंग, प्राइवेट एक्सपोजिशन कॉलन इंटीजर, प्राइवेट वाई पोजिशन कॉलन इंटीजर। इस तीनों एट्रीब्यूट्स आप लोगों ने डिक्लेयर कर दी। नाउ यू नीड योर कंस्ट्रक्टर। अब आप लोगों ने अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। लेट्स डू दैट। डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। इनिट का ख्याल रखना, फिर बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़। एक्सपोजिशन, अच्छा क्या चीज़ें बोली हैं उसने, नेम बोला है। लेट्स टेक नेम फर्स्ट, नेम पैरामीटर, फिर एक्सपोजिशन पैरामीटर, एक्सपोजिशन पैरामीटर, उसके बाद उसने बोला है वाई पोजिशन पैरामीटर। तीन पैरामीटर्स उसने बोले थे, आप लोगों ने यहाँ पे उसको ले लिए। अच्छा नेम को भी एज ए पैरामीटर लेना है ना उसने, इनिशियलाइजेस द नेम पार्ट एज वेल। परफेक्ट। ठीक है। आप लोगों ने नेम लेना था, इनिशियलाइजेस नेम, एक्सपोजिशन एंड वाई पोजिशन टू इट्स पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, तीनों चीज़ें ले ली हैं आप लोगों ने यहाँ पे। ओके। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है भाई, वो गेटर्स बनाने को बोल रहा है। पहले तो ज़रा हम कंस्ट्रक्टर कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर
नेम, क्योंकि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं तो आपने अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाना होता है। नेम पी, पब्लिक एट्रीब्यूट्स में अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं लगता है। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्सपोजिशन इज इक्वल्स टू एक्सपोजिशन पैरामीटर वाली वैल्यू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाई पोजिशन is equals to y position वाली value. Okay, you're done with the constructor part. Let's just copy this part and let's go back to your part, question 3, and let's paste this here. अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? एक गलती हो गई हमसे, that's हाँ अब परफेक्ट है, सेंटर अलाइन हो गया था मुझसे। चलो ये हो गया, लेट्स रिमूव द इटैलिक पार्ट। इटैलिक हटाओ, इटैलिक हटाने के बाद फॉन्ट साइज इंक्रीज करो। Let's go here, let's go here. Perfect. Okay, you're done with your constructor now. नेम एक्सपोजिशन वाइपोजिशन का आपने पैरामीटर वैल्यूज के थ्रू ले लिया, सारी सारी काम कर दिए ना। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है द गेट मेथड्स गेट पोजीशन एंड गेट वाइपोजिशन ईच रिटर्न द रेलेवेंट एट्रीब्यूट। बेसिक सा वो बनाना है, गेटर बनाना है आप लोगों ने। लेट्स जस्ट क्रिएट दैट। डेफ गेट पोजीशन सेल्फ पास करके इसके अंदर रिटर्न करवा दो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट। अच्छा हमने ना गेट एक्स पोजिशन बनाना था, सॉरी मैं इसको ज़रा सही कर लूँ, गेट एक्स पोजिशन। तो मैंने एक्स पोजिशन की वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। नाउ आई नीड गेट वाई पोजिशन। हमेशा सेल्फ पास करते हैं, रिटर्न करवा दो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाई पोजिशन वाली वैल्यू। दैट्स इट, यू आर डन विद दिस पार्ट। कॉपी दिस कोड, गो टू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, इधर डाला। लेट्स रिमूव द इटैलिक पार्ट, फॉन्ट साइज इंक्रीज किया। ओके, पार्ट थ्री में कह रहे हैं द सेट मेथड सेट एक्स पोजीशन एंड सेट वाई पोजीशन ईच टेक अ वैल्यू एज द पैरामीटर एंड एड्स दिस टू द करंट एक्स और वाई पोजीशन। सही है, उसको करंट एक्स और करंट वाई के अंदर ऐड करती है। इफ द न्यू वैल्यू, अगर जो नई वैल्यू है दैट एक्सीड्स 10,000 इट इज लिमिटेड टू 10,000। सही है, तो ये तो उन्होंने और क्लियरली भी बता दिया आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि उसको लिमिट भी करना है। इफ द न्यू वैल्यू इज बिलो जीरो इट इज लिमिटेड टू जीरो। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द सेट मेथड्स बना देते हैं जल्दी से। डेफ सेट एक्स पोजिशन। अच्छा इसमें न्यू एक्सपोजिशन ले लेते हैं, न्यू एक्सपोजिशन। न्यू एक्सपोजिशन ले लेते हैं जिसमें आप लोगों ने पहले क्या काम करना है, सबसे पहली चीज जो भी नई वैल्यू आ रही है उसको लिमिट भी करना है ना। इफ न्यू एक्सपोजिशन इज ग्रेटर देन 10,000। सही, अगर न्यू एक्सपोजिशन इज ग्रेटर देन 10,000 देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, न्यू एक्सपोजिशन इज इक्वल्स टू 10,000। अगर न्यू एक्सपोजिशन की वैल्यू 10,000 से बढ़ जाए तो आपने क्या करना है, न्यू पोजीशन की वैल्यू को 10,000 के ही बराबर कर दो फिर से। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 15,000 डालता तो हम उसकी वैल्यू को 10,000 कर देते। और एक और इफ की कंडीशन बना देते हैं यहाँ पे। इफ न्यू एक्सपोजिशन, एल से भी बना सकते थे, एल से भी बना देते ना, ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगी। एल्स इफ न्यू एक्सपोजिशन इज लेस देन जीरो, और अगर उसकी वैल्यू जीरो से कम है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव सेवन डाल दिए, तो आपने न्यू पोजीशन को वापस से, न्यू एक्सपोजिशन को वापस से जीरो की तरफ लिमिट कर दो। जब ये सारे काम कर दो फिर अपनी इफ की कंडीशन से बाहर आके अब आपने यहाँ पे अपनी चीज़ को सेट करवाना है। तो सेट किस तरीके से करवाते हैं, आपने उसको एक्सेस करना है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। हमने पहले एक्स पोजिशन का बना रहे हैं अपना, तो एक्स पोजिशन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स पोजिशन इज इक्वल्स टू न्यू एक्स पोजिशन। ये काम आपने उसका कर दिया एक्स का। अब वाई का बना लेते हैं, यही सेम काम करना है, तो लेट्स जस्ट कॉपी द कोड। इसको यहाँ आओ, पेस्ट करो, बस एक्स की जगह वाई कर दो। ख्याल रखना इन सब चीज़ों में। चलो वाई पोजीशन भी बन गया हमारा। न्यू वाई पोजीशन चेक कर लिया करो, न्यू वाई पोजीशन इज ग्रेटर देन 10,000, न्यू वाई पोजीशन इज इक्वल टू 10,000। एल्स इफ न्यू वाई पोजीशन इज लेस देन जीरो,
देन न्यू वाई पोजीशन इज इक्वल्स टू जीरो, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाई पोजीशन इज इक्वल्स टू न्यू वाई पोजीशन। सिंपल, ये भी काम कर दिया आप लोगों ने, दोनों सेटर बना दिए। लेट्स कॉपी द कोड, go into your evidence document, let's paste this here। ये काम हो गया आप लोगों का। उसके बाद क्या कह रहा है पार्ट 4 के अंदर? पार्ट 4 में आप लोगों से कह रहा है, पार्ट 4 देयर सेइंग एक मूव मेथड है विच टेक्स अ स्ट्रिंग पैरामीटर, एक स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है हमारे पास और वो उसके मुताबिक अपने मूव करवाता है। फॉर एग्जांपल अगर अप डालूंगा तो वो वर्टिकल पोजीशन, द मूव मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग पैरामीटर अप डाउन लेफ्ट और राइट, द टेबल शोज द चेंज ईच डायरेक्शन विल मेक टू द एक्स और वाई। आप लोगों ने एक्स और वाई के मुताबिक उसको मूव करवाना है, ठीक है। नाउ देयर सेइंग यूज द अप्रोप्रिएट मेथड टू चेंज द पोजीशन वैल्यू। आप लोगों ने अप्रोप्रिएट मेथड्स को यूज करके अपनी वाई पोजीशन को चेंज करना है। डाउन जाना है तो उसको चेंज करना है, लेफ्ट जाना है तो एक्स पोजीशन को -10 करना है, राइट राइट जाना है तो अपने एक्स पोजीशन को +10 करवाना है। बहुत ही सिंपल काम है, लेट्स जस्ट डू दैट। राइट प्रोग्राम कोड फॉर मूव, अब आपने मूव का कोड लिखना है। ओके लेट्स डू दैट। अच्छा, इट्स अ मेथड, तो लेट्स डू डेफ मूव। इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है, लेट्स कॉल इट डायरेक्शन। सही है, इसको डायरेक्शन बोल लेते हैं। इफ की कंडीशंस बनेगी, इफ डायरेक्शन इज इक्वल्स टू अप। अगर डायरेक्शन अप है देन व्हाट आई एम सपोज टू डू, मुझे सेल्फ डॉट वाई पोजिशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाई पोजिशन इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाई पोजिशन +10। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाई पोजिशन इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाई पोजिशन +10। ये काम करवा दिया। फिर एल्स इफ डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डाउन, तो फिर आपने क्या करना है, अपनी यही सेम चीज़ करवानी है, सेल्फ डॉट वाई पोजिशन वाली चीज़ करवानी है, लेकिन क्या करवाना होगा, -10। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं +10 की जगह। सिंपल हो गया। उसके बाद क्या करना है, एल्स इफ डायरेक्शन इज इक्वल्स टू लेफ्ट। अगर वो लेफ्ट डालता है तो आपने एक्स को मूव करना है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स पोजिशन इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स पोजिशन। अच्छा, लेफ्ट का मतलब है -10, सॉरी -10 आ गया। इसको हम यहाँ पे कॉपी भी कर लेते हैं। और लास्ट हमारे पास एल्स भी कर सकते थे, मैं टू बी ऑन अ सेफ साइड आई जस्ट डू एल्स इफ डायरेक्शन इज इक्वल्स टू राइट। अगर उसकी डायरेक्शन वो राइट डालता है देन व्हाट आई एम सपोज टू डू द सेम थिंग लेकिन +10। परफेक्ट हो गया। ये सारे काम आपने मूव की भी बना दिए यहाँ पे। कॉपी एंड पेस्ट द प्रोग्राम कोड, ओके डन। लेट्स डू दिस एज वेल ओवर हियर, यहाँ आके इसको पेस्ट कर दो। लेट्स रिमूव द इटैलिक पार्ट ऑफ इट। Okay, let's increase the font size. Perfect. You're done with this as well. Let's move on towards your next part, which is part 4. You're done with that. Let's do part B. Write program code to declare a new instance character. एक नया instance बनाना है आप लोगों ने character with the identified jack. एक jack के नाम से आप लोगों ने character बनाना है. The starting position is 50 and starting y position is 50. The character name is Jack. ओके, लेट्स क्रिएट जैक। बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने को बोल रहे हैं, इसका आइडेंटिफायर भी जैक है। इसके अंदर हम लोग करेक्टर बनाते हैं। पहला एट्रीब्यूट इज द नेम, तो लेट्स पास द नेम जैक। एक्स पोजीशन इज 50 एंड देन वी हैव वाई पोजीशन व्हिच इज आल्सो 50। परफेक्ट हो गया। जैक एक हमने इंस्टेंस भी बना दिया। इंस्टेंस कहते हैं ऑब्जेक्ट्स को। लेट्स गो ओवर हियर पार्ट बी एंड voila, and let's remove the italic part. Font size, we're done with that. ओके, पार्ट सी में आप लोगों से क्या कह रहे हैं वो, द बाइक करेक्टर एक क्लास है बाइक करेक्टर के नाम से विच इनहेरिट्स फ्रॉम द क्लास करेक्टर। अब उसको इनहेरिट कर रही है, मतलब उसके सेटर गेटर मूव उन सब चीज़ों को, उसके एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर रही है, राइट।
टेक्स नेम एक्स पोजिशन एंड वाई पोजिशन एज पैरामीटर एंड कॉल्स इट्स पेरेंट क्लास को कॉल कर रहा है विद द अप्रोप्रिएट वैल्यूज, ठीक है। तो मतलब जो नेम एक्स पोजिशन वाई पोजिशन है, क्योंकि पेरेंट जो है वो चाइल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इफ द पेरेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसके जो वैल्यूज होंगी वो मुझे सुपर करके अपने पेरेंट को भेजनी पड़ेंगी, ठीक है। इनिट सुपर इनिट करके परफेक्ट मूव करना है ओवरराइड्स। अब ये एक ओवरराइड करवा रहा है, ठीक है। इसको हम करते हैं अभी फिलहाल। पार्ट वन पहले कर लें। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द कंस्ट्रक्टर ओनली, लेट्स डू दैट। हमारे पास कोई एडिशनल यहाँ पे वो नहीं है एट्रीब्यूट। we just need to basically have the values और उनको एज ए पैरामीटर भेजना है। तो लेट्स डू दैट। जैक इज इक्वल्स टू करेक्टर जैक 50,50 ये हो गया था। अब क्लास बनानी है हम लोगों ने, क्लास बाइक करेक्टर, जो कि इनहेरिट करेगी करेक्टर को। तो ब्रैकेट्स के अंदर बताना पड़ता है कि इट इज इनहेरिटिंग करेक्टर। जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने कर दिया, उसके बाद आप लोगों से क्या कह रहा है वो, कि भाई आपने नेम एक्स पोजिशन वाई पोजिशन ये लेनी है एज अ कंस्ट्रक्टर के तौर पे। इसके अपने एट्रीब्यूट्स तो नहीं है, तो आई एम नॉट गोना डिक्लेयर एनीथिंग। I'm just gonna use the same thing which I have used above. These values, let's just use them over here. Okay, now what you're supposed to do, you're supposed to pass these values in your super constructor. The super dot underscore underscore init। अब इसके अंदर ये तीन चीजें हम पास कर देंगे अपनी, नेम p, x पोजिशन, y पोजिशन। ये चली गई यहाँ पे तीनों चीज़ें। तो मतलब एक तरीके से ये तीन चीज़ें आप यहाँ पे पास करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसको वो कंस्ट्रक्ट कर देगा ताकि आप बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर पाओ। ठीक है जनाब। ओके, यू आर डन विद दैट। नाउ द थिंग इज, वो कह रहा है मूव। आप लोगों से कह रहा है मूव के नाम से आप लोगों ने कोड बनाना है। लेकिन एक मसला है यहाँ पे, और वो मसला क्या है आप लोगों का, द मेथड मूव ओवरराइड्स द मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास। अब हम इतने आसानी से ये काम नहीं कर सकते जैसे सेल्फ डॉट एक्सपोजिशन, क्योंकि सेल्फ डॉट एक्सपोजिशन बाई कैरेक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पेरेंट क्लास के एग्जिस्ट करता है। तो एट्रीब्यूट्स को तो ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे आउटसाइड द क्लास। तब आपको उसके मेथड्स, क्योंकि वो पब्लिक है मेथड्स, आप उनको इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन क्योंकि एट्रीब्यूट्स आर प्राइवेट तो उसको बाई कैरेक्टर के अंदर इस्तेमाल करना इज नॉट पॉसिबल। तो हम जरा इसको पहले कॉपी करके अपने पास पेस्ट तो कर दें। लेट्स डू दैट। और यहाँ पे पार्ट सी आई पे आए, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया, इसको हटाया। डन विद दिस पॉइंट। ओके, अब वो आपसे कह रहे हैं ओवरराइड करने को। लेट्स ओवरराइड दिस। तो डेफ मूव को फिर से कॉल करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ना हम लोगों ने इसको सेट करवाना है प्रॉपर तरीके से। तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस फर्स्ट। अपनी जो सारी कंडीशंस थी उसको कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। आई कैन नॉट डू सेल्फ डॉट पोजिशन इस तरीके से ना, ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे इसको सेटर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और सेटर मतलब सुपर का सेटर इस्तेमाल करके फिर मैं इसको, पेरेंट के अंदर जो सेटर मौजूद है ना, तो मैं किस तरीके से बोल सकता हूँ कि पेरेंट के अंदर सेटर को कॉल करो। आप बोलोगे सुपर, सही है। मतलब सुपर का मतलब है पेरेंट, पेरेंट की क्लास में जाओ, वहां से सेट पोजीशन का एक पैरामीटर है सेट वाई। अभी हम लोग वाई का काम कर रहे हैं अप और डाउन के लिए, तो लेट्स कॉल वाई पोजीशन। और वाई पोजीशन के अंदर अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले आपने उसकी पोजीशन को गेट करो जिसकी अभी फिलहाल करंट पोजीशन है। तो वो किस तरीके से गेट कर सकते हैं, आप बोलोगे सुपर, सुपर डॉट गेट पोजीशन, सुपर डॉट गेट पोजीशन, गेट वाई पोजीशन एक तरीके से। अच्छा, हमने उसकी वाई पोजीशन को गेट कर लिया पेरेंट की क्लास में जो मौजूद था, गेट वाई पोजीशन किया। गेट वाई पोजीशन करने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू बेसिकली ऐड द वैल्यूज। किस तरीके से ऐड करोगे, +20। +20 करने के बाद उसको सुपर डॉट गेट वाई पोजीशन करो, उसकी वाई पोजीशन को गेट करो, उसके अंदर 20 को ऐड करो, और फिर उसको सेट करवा दो। इस तरीके से काम करना था। तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस कोड फॉर योर डाउन स्टेटमेंट एज वेल। लेकिन यहाँ पे वो -20 करवा रहा है आपसे डाउन के अंदर। ये आपने -20 करवा दिया। अब यही सेम चीज़ बनानी है वाई एक्स के लिए। तो लेट्स डू दैट फॉर एक्स एज वेल। प्लस वाला काम करना है आपने एक्स के लिए। लेट्स डू दिस हियर। सेट एक्स पोजिशन को कॉल करना होगा इसमें, और गेट एक्स पोजिशन करनी पड़ेगी, और उसके अंदर लेफ्ट अगर करेगा वो, अगर लेफ्ट करेगा तो आपको -20 करना है। सही है जनाब। अच्छा, अगर राइट करेगा तो फिर मुझे क्या करना होगा, यही सेम चीज़ करनी है लेकिन मुझे +20 करनी है। यहाँ पे आओ, इसको +20 कर दो। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि आप
पेरेंट्स के मेथड्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपने बोलना है पेरेंट का सेट पोजीशन को इस्तेमाल करो, सेट वाई पोजीशन को, उसमें गेट वाई पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस करके +20 करवा दो उसके अंदर। तो ये काम करना था आप लोगों ने। तो यू आर डन विद योर ओवरराइड स्टेटमेंट एज वेल। आपने ओवरराइड कर दिया इसको, यू आर डन विद दैट पार्ट। लेट्स कॉपी दिस कोड, लेट्स गो टू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट पार्ट सी, पेस्ट दिस हियर, और इसको अब हम जल्दी से Italic cutoff, size increase, perfect. Okay, you're done with this part. Now they're saying in part D. अब आप लोगों से क्या कह रहे हैं, part D के अंदर write program को to declare a new instance एक by character with the identifier Carla. Carla के नाम से आपने एक identifier बनाना है, बना दिया। Carla by character बनाना है, बना दिया। इसके अंदर तीन चीजें जाएंगी। पहला नाम, नाम इस Carla, Carla बोला मैंने, अल्लाह। और एक्स पोजीशन के अंदर क्या आएगी, 100। वाई पोजीशन के अंदर आएगा 50, माय बैड, 50। ये आपने एक वो बना दिया केरला भाई का हमारे करेक्टर। आफ्टर दैट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू आर सपोज्ड टू कॉपी दिस एज वेल। लेट्स कॉपी एविडेंस डॉक्यूमेंट पार्ट डी, सही जगह पेस्ट करना भाई, बराए मेहरबानी। लेट्स गो द इटैलिक साइज, परफेक्ट। चलो अब पार्ट ई के अंदर क्या कह रहा है आप लोगों से, राइट प्रोग्राम कोड टू टेक एज इनपुट विच ऑफ द टू करेक्टर द यूजर वुड लाइक टू मूव। अच्छा, कहना चाह रहा है इनपुट लो कि किन कैरेक्टर को आपको मूव करना है, यू वुड लाइक टू मूव, केरला को मूव करना है या जैक को मूव करना है। टेक एज इनपुट, इनपुट लो द डायरेक्शन द यूजर वुड लाइक द कैरेक्टर टू मूव, किस डायरेक्शन में मूव करना है आपने। कॉल द अप्रोप्रिएट मेथड टू मूव द कैरेक्टर, फिर आपने मूव को, ऑफकोर्स मूव को ही कॉल करेंगे। और उसके बाद आउटपुट द कैरेक्टर्स न्यू एक्स एंड वाई पोजिशन इन एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में आप उसको आउटपुट भी करवा दो। बहुत ही बच्चों वाला काम है ये तो। सबसे पहली चीज हम लोग एक काम करते हैं, इनपुट लेते हैं यूजर करेक्टर के नाम से। यूजर करेक्टर इज इक्वल्स टू इनपुट लेते हैं विद द मैसेज चूज करेक्टर, लेट्स कॉल इट चूज करेक्टर जैक और केरला। एक मैसेज मैंने रैंडम मैसेज दे दिया उसको। यूजर करेक्टर इज इक्वल्स टू इनपुट चूज करेक्टर जैक और केरला भाई हमारे। अच्छा, इनको आपने इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद व्हाट यू सपोज टू डू, यू आर सपोज टू आस्क उसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव करना है भाई आपने। user direction, user direction is equals to input, let's do up, down, left, right। सही, अप डाउन लेफ्ट राइट ये सारी चीजें उससे इनपुट ले ली मैंने। भाई डायरेक्शन बताओ, मैं इस पे एक वो कर देता हूँ डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन अप डाउन लेफ्ट राइट, इस तरीके से मैंने उसको बता दी कि भाई मुझे एक डायरेक्शन भी बताओ, कुछ डायरेक्शन में आपने मूव करना है। अच्छा, ये चीज़ कर ली, यूज़र करेक्टर ले लिया, यूज़र की डायरेक्शन ले ली। अब मुझे ये चीज़ देखनी, जिस पर्टिकुलर इनपुट के मुताबिक मुझे, अगर जैक इनपुट करे तो जैक को मूव करना है, केरला इनपुट करे तो केरला को मूव करना है। बहुत ही सिंपल है। तो लेट्स जस्ट डू यहाँ पे इफ यूज़र करेक्टर, यूज़र करेक्टर इज इक्वल्स टू जैक। अगर यूजर कैरेक्टर जैक डालता है, सही है, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे जैक को मूव करना है। तो आई मूव जैक डॉट मूव, जैक को मूव करेंगे। मूव करने के बाद लेट्स से इसकी एक्स वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर पैटर्न में आउटपुट करना है। केरला's न्यू पोजीशन इज एक्स इक्वल्स टू 100 एंड वाई इक्वल्स टू 200। तो पहले मुझे इसकी एक्स की वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा जैक डॉट गेट एक्स पोजीशन, फिर वाई वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जैक डॉट गेट वाई पोजीशन। ये चीज ले लिया आपने, अगर वो जैक डालता है तो, सही है। और उसके बाद एल्स इफ बनाते हैं। अच्छा, एल्स इफ यूजर कैरेक्टर, एल्स में भी कर सकते थे, एल्स इफ इज द बेटर अप्रोच। अगर वो केरला के बराबर है देन केरला को मूव करो। उसके बाद इसकी एक्स वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, एक्स वैल्यू केरला डॉट मूव
केरला को मूव करो। उसके बाद इसकी एक्स वैल्यू को, सॉरी, केरला डॉट मूव करने के बाद केरला डॉट गेट एक्स पोजिशन, सॉरी, केरला भाई की एक्स पोजिशन को गेट एक्स पोजिशन, एंड आई नीड वाई वैल्यू एज वेल। केरला डॉट गेट वाई पोजिशन। ये सारे काम कर दिए, अब इसको मुझे आउटपुट करना है एक तरीके से। तो लेट्स प्रिंट। प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे पहले यूज़र का कैरेक्टर का नाम आएगा। यूज़र के कैरेक्टर के नाम आने के बाद आप लोगों का आएगा, अच्छा, वो ना केरलास न्यू पोजीशन इज एक्स। तो हमने एक काम करते हैं, हाउ अबाउट मैं इसको इफ की कंडीशन में इनपुट करवा दूं। आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच। यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देते हैं ना उसी तरीके से। अगर वो जैक डालता है तो जैक कॉलन एस, जैक्स न्यू पोजीशन इज एक्स इक्वल्स टू कॉमा एक्स वैल्यू, और इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। उसके बाद आपने स्पेस देनी है, फिर y के बारे में लिखना है, y इक्वल्स टू वाई वैल्यू। इस तरीके से भी आउटपुट कर सकते थे। अब मैं ज़रा इसी चीज़ को नीचे भी कर देते हैं, लेकिन केरला के साथ करना होगा। केरला's न्यू पोजीशन इज x इक्वल्स टू एक्स वैल्यू, y इक्वल्स टू वाई वैल्यू। सही है। जिस फॉर्मेट में उसने बोला था वो कर दिया। आप ये भी कर सकते थे कि जो यूज़र कैरेक्टर उसने इनपुट करवाया है उसके मुताबिक आप अपने कोड को लिखो। सही है। तो मैंने डायरेक्टली करवा दिया, कोई मसले की बात नहीं। लेट्स सी अगर कोड हमारा सही काम कर रहा है। टेस्ट योर प्रोग्राम। अच्छा, टेस्ट योर प्रोग्राम करना है आप लोगों ने। पहले इसको ज़रा कॉपी पेस्ट कर लें अपने उसमें, यूज़र से एविडेंस डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे डाल देते हैं इसको। ओके, लेट्स रिमूव द इटैलिक पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, जब ये सारे काम हो गए आप लोगों के, नाउ दे आर सेइंग टेस्ट योर प्रोग्राम ट्वाइस, दो दफ़ा टेस्ट करना है आप लोगों ने विद द फॉलोइंग इनपुट्स। पहला टेस्ट है जैक, फिर है राइट। तो फर्स्ट इज जैक, डायरेक्शन मांग गई उसने मुझसे राइट। अच्छा, नाउ दे आर सेइंग जैक डॉट मूव इज मिसिंग वन डायरेक्ट। अच्छा यार, वो तो लिया ही नहीं हम लोगों ने, देखा। अच्छा, एरर आ गया। एरर का मतलब क्या है? कोई मसला नहीं, घबराने वाली चीज़ नहीं है। क्या कह रहा है आप समझो उस चीज़ को। कह रहे जैक डॉट मूव के अंदर आपने करेक्टर डॉट मूव मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आपने पैरामीटर कुछ मिस कर दिया है, इसका ये मतलब है। तो लेट्स जस्ट गो बैक। तो डॉट मूव के अंदर आपने यूजर डायरेक्शन को तो पास किया ही नहीं हमने, महान शख्सियात हैं हम। तो उसकी जो भी डायरेक्शन वो बोले, लेफ्ट बोले राइट बोले, उसी के मुताबिक करना था। लेट्स रन द कोड अगेन। देखो बिल्कुल, अब यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं उसको, जैक और राइट। देखो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। 60 हो गई है, राइट पे मूव किया था तो एक्स की वैल्यू में 10 का इंक्रीमेंट आ गया हमारे पास। लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट। हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया, अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट पे गए, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाला, फिर अभी हम एक और स्क्रीनशॉट डालेंगे विच विल बी रिलेटेड टू केरला भाई। केरला भाई डाउन की तरफ मूव करेंगे तो उनकी जो वाई पोजीशन है उसकी वैल्यू में -20 हो जाना चाहिए। तो केरला डाउन, तो हमारी जो वाई वैल्यू थी 50 थी, अब 30 हो गई है, परफेक्ट हो गया। Let's take the screenshot, evidence document, and here you go with your second answer as well. इसको नीचे ही ले जाते हैं, पार्ट ई आई को। ये आ गया आपका पार्ट ई आई, पार्ट ई आई आई। दोनों हमने वो डाल दिए, इनपुट्स डाल दिए, दोनों टेस्ट डाटा डाल दिए सारे। एंड दैट्स इट, यू आर डन विद योर कोडिंग पार्ट ऑफ दिस एज वेल। खत्म हो गया, सही है। तो ये काम करना था भाई आप लोगों ने, इस तरीके से ये पेपर करना था। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि सीखने वाली हैं, इसकी प्रैक्टिस करो। रिकर्जन के आप जो रिकर्जन है ख़ास तौर पे उसकी बहुत पैटर्न को फिगर आउट करो, ताकि फिर जो नेक्स्ट पेपर 42 वाला होगा, विंटर 42, उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सही, होपफुली ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट पेपर के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।